एलेक्स और गॉर्डन कबीले के जादूगर टियर एक क्षेत्र में खड़े होकर आसमान की ओर देख रहे थे, क्योंकि चांद धीरे धीरे रक्त लाल हो रहा था। कई लोगों ने आह भरी, कई ने अपने हथियारों को कसकर पकड़ लिया, जबकि कई ने प्रार्थना की कि वे अपने कबीले और परिवारों में वापस जा सके। रक्त चंद्रमा के पूरी तरह से स्थिर और निर्मित होने के बाद अंतरिक्ष सिकुड़ने लगा और अंतरिक्ष की आंखें पिछली बार की तरह फिर से थोड़ी खुलने लगी। इस बार अंतरिक्ष की आंखें काफी तेजी से खुल रही थी, जिससे पता चला कि गोब्लिन्स की मानव के खिलाफ पिछली जीत के कारण अंतरिक्ष द्वार का स्तर काफी बढ़ गया होगा। अंतरिक्ष की आंखों को पूरी तरह से स्थिर होने में लगभग 10 मिनट लगे। ये पिछली बार की तुलना में दोगुना बड़ा दिखाई दिया। कई मानव जादूगरों की सांसें थम सी गई जब उन्होंने अंतरिक्ष द्वार का आकार देखा। इससे ये पता चलता है कि गेट उच्च स्तरीय 1 में अपग्रेड होने के करीब पहुंच रहा था, और यदि वे गेटों को आपूर्ति की जा रही जीवन ऊर्जा को बंद करने में सक्षम नहीं है, तो कुछ और गोब्लिन जीत के बाद इसे अपग्रेड किया जा सकता है। इस बीच एलेक्स ने बिना हांफते हुए आगे देखा। वह राजधानी में गया था और उसने एक अंतरिक्ष द्वार देखा था जो इससे कहीं अधिक बड़ा था, और राजधानी में वह द्वार अभी भी उस काले ड्रैगन के शरीर को पूरी तरह से समायोजित करने में सक्षम नहीं था, जो मानव सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को हराया, क्योंकि उन्हें ब्लैक ड्रैगन के बाहर आने से पहले बहुत सारे संसाधनों और समय को जलाना पड़ा था। यहां तक कि मानव सम्राट भी एक संरक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने के बजाय गुप्त उद्देश्यों से आया था। इसलिए जब उसने उस युद्ध और उस द्वार की तुलना इस द्वार से की, तो द्वार का आकार भी उसकी जिज्ञासा को पकड़ नहीं सका। उसने अपने बोन कटाना और ब्लड चांगदाओं को सहलाते हुए आसमान की ओर देखा। उसने जैक को दोनों हाथ पीछे करके हवा में उड़ते देखा। वो अभी भी अपने कबीले की वर्दी में था। आगे देखते ही उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसके बारे में सब कुछ आत्मविश्वास चिल्ला रहा था। जब एलेक्स ने उसकी ओर देखा तो वो मुस्कुराया और सिर हिलाया। एलेक्स ने चारों ओर देखा और पाया कि ज्यादातर लोग घबराए हुए थे, और जैसा कि आमतौर पर शहर के रक्षक हर टियर युद्ध क्षेत्र में अपनी बड़ी ढाल और हथियारों के साथ आगे बढ़ते थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वे हमेशा अगली लहर का सामना अग्रिम पंक्ति में करें। एलेक्स ने जब यह देखा तो वह मुस्कुराया। इस प्रकार के रवैये के कारण ही उन्हें सबसे अधिक नुकसान हुआ, लेकिन वे कुछ बेहतरीन युद्ध जादूगरों को भी बनाने में सक्षम थे। लेकिन एलेक्स को लगा कि उसके कबीले के जूनियर कमतर नहीं है। उन्हें बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनका नेतृत्व कर सके, और वे शहर के गार्डों से भी बेहतर बन सकते हैं। रा र र र रा। जैसे ही गेट स्थिर हुआ, गोब्लिन्स भारी संख्या में गेट से बाहर निकलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद को इस बात के लिए धक्का दे रहे थे कि कौन पहले बाहर आएगा। ऐसी हरकतें देखकर मानव विशेषज्ञ का चेहरा सुन्न हो गया। लगभग 20 गॉब्लिन और एक हॉग गोब्लिन अंतरिक्ष द्वार से बाहर उड़ गए, जहां गॉब्लिन अभी भी आ रहे थे, और तेजी से 10 टियर 6 मानव जादूगरों की ओर बढ़े जो हवा में उड़कर गॉब्लिन की गतिविधि देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे उनसे बातचीत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। एलेक्स ने हॉग गोब्लिन को देखा और महसूस किया कि ये वो नहीं था जिसे उसने पिछली बार देखा था। यहां तक कि वह भी आश्चर्यचकित था कि वह इस मामूली अंतर को नोटिस करने में सक्षम था। पहली बार जब उसने गोब्लिन का सामना किया था तो उसने सोचा था कि वे सभी एक जैसे दिखते हैं, और कहा कि हॉग गोब्लिन को क्या अलग बनाता है। उनकी त्वचा नीली थी और उनकी ऊंचाई किशोरों जितनी थी, जबकि गोब्लिन की ऊंचाई छोटे बच्चों जितनी थी, लेकिन उनमें राक्षसी शक्तियां थी। इस सेना की कमान संभालने वाले आखिरी हॉगगोब्लिन का क्या हुआ? सिटी हॉल से टियर 6 जादूगर ने अपने सामने खड़े नए हॉगगोब्लिन को देखते हुए पूछा। हॉगगोब्लिन केवल तिरस्कार में हंसता है। वो कमजोर आदमी इस लड़ाई में भाग नहीं लेगा। उसने आपके शहर को गिराने में इतना समय बर्बाद किया है कि कुलपति को उसके बदले ये काम मुझे सौंपना पड़ा। और चिंता मत करो, मैं आप सभी से वादा करता हूं कि इस युद्ध के बाद आप सभी मेरा नाम याद रखेंगे और उसके बारे में सब कुछ भूल जाएंगे। मैं आप सभी को भय से कांपने पर मजबूर कर दूंगा। हॉगगोब्लिन ने कहा।
वास्तव में उसने जो कुछ कहा वह एक बड़ा झूठ था। उन्होंने कुलपति से गोटेन, पिछले होबगोब्लिन, को कमांडर पद से हटाने के लिए कहा है ताकि उसके पास अधिक शक्ति जमा करने का समय न हो। उनका लालच चरम पर था क्योंकि वे केवल एक टुकड़ा चाहते थे। उन्होंने युद्ध में गोटेन की उपलब्धियों के बारे में सुना था और वे उसे अपने अधीन करके उससे मिलने वाले लाभों का आनंद लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गोब्लिन कुलपति पर दबाव डालने के लिए कबीले के भीतर पारिवारिक शाखाओं और गुटों का इस्तेमाल किया। जब तक उसने हार नहीं मान ली, हालांकि कुलपति उनसे डरते नहीं थे, लेकिन उन्हें उनकी जरूरत थी और इसीलिए उन्होंने गोटेन को बाहर कर दिया, जिसका कमांडर पद से कोई बड़ा संबंध नहीं था। होबगोब्लिन ने यह सब इसलिए कहा क्योंकि वह ईर्ष्या कर रहा था, क्योंकि जिस सेना की वह कमान संभाल रहा था उसमें से अधिकांश निम्न श्रेणी के गोब्लिन भी गोटेन के बारे में बहुत अच्छा सोचते थे, भले ही उसे सत्ता से हटा दिया गया था। ओह, मैं तो पहले भी उसके साथ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने की उम्मीद कर रहा था। जब मैं ड्यूटी पर नहीं था तब उसने मेरे शहर का बहुत कुछ नष्ट कर दिया था, लेकिन चूंकि तुम उसके प्रतिस्थापन हो, इसलिए मुझे कुछ वार्म अप करने के लिए तुम्हारा उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है, सिटी हॉल के टियर 6 जादूगर ने कहा। होबगोब्लिन को क्रोध में उड़ा देना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं एक शाही गोब्लिन हूं। मुझे उस हारे हुए गोटेन के साथ मत मिलाओ, होबगोब्लिन ने गुस्से में कहा, और उसके आसपास के गोब्लिन भी अपने चेहरे पर भयंकर भाव दिखा रहे थे। टियर 6 शहर के संरक्षक ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उनकी ओर देखा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी और पुराने होबगोब्लिन की तुलना उसे गुस्सा दिला रही है। ऐसा लगता है कि गोब्लिन्स के उच्च रैंकों के बीच कुछ आंतरिक समस्याएं हैं। मुझे युद्ध में लाभ के रूप में इसका उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है। शहर के संरक्षक ने सोचा, ओह, चुप रहो। अगर तुम शाही हो तो क्या हुआ? मेरे लिए तुम सब एक जैसे हो। जो लोग हमारी जमीन पर आक्रमण करने आते हैं और उन्हें मार दिया जाना चाहिए, ड्रेको ने कहा जब उसका ग्लेव उसके सामने प्रकट हुआ। चलो सिर्फ लड़ाई की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। हमारे पास पूरा दिन नहीं है। चापलूसी की कोई जरूरत नहीं है जो आपके अहंकार को बढ़ाएगी, तीसरे बुजुर्ग ने भी कहा, जिससे ड्रेको द्वारा लगाई गई आग में और घी डाला गया। गोब्लिनों के चेहरे अब लाल हो गए थे क्योंकि उनमें से अधिकांश पहले से ही अपने हथियार हटा रहे थे, और उनके बगल में खड़े अन्य 8 टियर 6 जादूगर सोच रहे थे कि आखिर गॉर्डन कबीले के जादूगरों को क्या हो गया है। जैसे कि वे 20 गॉब्लिन के विरुद्ध थे, अर्थात प्रत्येक जादूगर के लिए 2 शत्रु थे। क्योंकि हॉबगॉब्लिन ने देखा और हस्तक्षेप नहीं किया। गॉब्लिन हमेशा अपनी संख्या के आधार पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के आदी थे, क्योंकि वे स्वभाव से कायर थे। वे केवल तभी अकेले लड़ते हैं जब उन्हें लगता है कि प्रतिद्वंद्वी उनसे कमजोर है। मानव जादूगरों की इच्छा थी कि वे गॉर्डन कबीले के इन पागल लोगों से खुद को दूर कर सके, जो अपने जीवन को गंभीरता से नहीं लेते हैं। रक्त चंद्रमा की शक्ति के साथ मैं एक स्तरीय लड़ाई की घोषणा करता हूं, होबगोब्लिन ने कहा, जैसे ही उसने एक बहुत छोटा चाकू निकाला जो कि रसोई के चाकू से भी छोटा लग रहा था, और उसने अपना हाथ काट लिया। उसका गुस्सा पहले से ही आसमान पर था क्योंकि उसने मानव जादूगरों, विशेष रूप से ड्रेको और गॉर्डन कबीले के तीसरे बुजुर्ग को देखा। वो तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि गॉर्डन कबीले के 2 जादूगरों के मुंह से निकले शब्दों के कारण अधिकांश मानव जादूगरों का नरसंहार नहीं हो जाता। उसने पहले ही गॉर्डन कबीले के प्रतीक को देख लिया था, और उसने सभी उच्च रैंकिंग वाले गोब्लिनों और नेतृत्व के पदों पर बैठे लोगों को मानसिक संदेश भेजा था कि वे उस कबीले के प्रतीक को पहनने वाले किसी भी जादूगर के पीछे अवश्य जाए। हालांकि वह गॉर्डन कबीले के सभी जादूगरों को मारने की योजना बना रहा था। तीसरा एल्डर उसे घूरते हुए मुस्कुरा रहा था। वो होबगोब्लिन को ऐसे देख रहा था जैसे वह उसके सारे विचार पढ़ सकता हो। उसने समय बर्बाद नहीं किया और उसने गॉर्डन कबीले के सभी टियर नेताओं को अपने मानसिक संदेश भी भेजे और उन्हें बताया कि सावधान रहना, क्योंकि उसे यकीन था कि वे उन पर जोरदार हमला करने वाले थे। तीसरे एल्डर ने जो देखा था उससे वो बता सकता था कि ये विशेष हॉबगोब्लिन एक तुच्छ प्राणी था।
इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरतने में कोई हर्ज नहीं है। जब एलेक्स ने अपने कानों में तीसरे एल्डर की चेतावनी सुनी तो वह मुस्कुराया। वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गोबलिन के हमले से डरता हो। आखिरकार वह यहां इसलिए आया था क्योंकि वो उनका नरसंहार करना चाहता था। तो अगर वे उसके बजाय उस पर हमला करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? इससे चीजें आसान हो जाएंगी क्योंकि उसे पिछले बार की तरह एग्रो हासिल करने के लिए अपने अधीन जादूगरों को कुछ समय के लिए मैना बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। कैफीन से कैसे छुटकारा पाए, इसे अपना दिन बर्बाद न करने दें हर ब्यूटी। इस छोटी सी जानकारी से ही उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा है क्योंकि उसने सोचना शुरू कर दिया है कि जब वे उसके और उसके कबीले पर हमला करने आएंगे तो उनके लिए किस तरह के जाल बिछाए जाएं। वो ब्रायन लेस की ओर मुड़ा और उसे स्थिति समझाई, क्योंकि हो सकता है कि वो उन्हें अभी छोड़ देना चाहे, क्योंकि जब गोबलिन की लहर उसकी ओर आने लगेगी तो उसके पास ऐसा करने का समय नहीं होगा। लेकिन ब्रायन ने अपना सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से उसे अभी भी लगा कि गॉर्डन क्लैम के साथ रहना सबसे सुरक्षित दांव था। शहर के सभी रक्षक बर्बर की तरह लड़े। उनमें से प्रत्येक ने बैटल मैच पथ का अनुसरण किया क्योंकि उनका नेतृत्व ड्रैगनमीर कबीले के एक सदस्य द्वारा किया गया था, जो ज्यादातर अपनी मजबूत रक्त रेखाओं की शक्तियों के कारण बैटल मैच पथ का अनुसरण करते थे। वो ऐसे लड़ाकों का पीछा करने के लिए तैयार नहीं था। उसके कबीले के सभी जादूगर लचीले लड़ाके थे जो भागकर वापस हमला कर सकते थे या दूर से ही अपने दुश्मनों को हवा के ब्लेड से उड़ा सकते थे। उनमें से केवल कुछ ही उसके जैसे नजदीकी मुकाबले में लड़े थे। डार्कब्लिस कबीला वास्तव में इस स्थान के लिए उपयुक्त था, लेकिन वे इस बार भाग नहीं ले रहे थे क्योंकि उन्होंने बाहर बैठने का निर्णय लिया था। हालांकि उन्हें वास्तविक कारण के बारे में निश्चित नहीं था, लेकिन उन्हें लगा कि गॉर्डन कबीला अभी भी उनकी सबसे अच्छी शर्त है। आखिरकार उनका एक सहयोग एक साथ हुआ था और यह ठीक ही निकला क्योंकि कबीले ने वास्तव में बहुत कुछ हासिल किया था और यहां तक कि कुलपति ने टियर 6 मैच क्षेत्र में प्रवेश किया था, जिससे उन्हें पहले की तुलना में बहुत अधिक प्रतिष्ठा मिली थी। वो अन्य कुलों के शक्ति स्तर से अवगत नहीं था, इसलिए वह उस शैतान के साथ रहा जिसे वह जानता था, न कि उस देवदूत के साथ जिससे वो अपरिचित था। एलेक्स को छोड़ने के विचार को अस्वीकार करते देख अब उसे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उसने वही रहने और लड़ने का फैसला किया है। उसे अपने निर्णयों के साथ आने वाली कठिनाई के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। पूरे युद्ध क्षेत्र में एक जोरदार कंपन हुआ और एलेक्स ने ऊपर देखा और उसने देखा कि एक मानव जादूगर एक छोटे चाकू से उसके हाथों को काट रहा है और खून को जमीन पर बहने दे रहा है। जैसे ही मानव रक्त जमीन पर पहुंचा, कंपन तेज और अधिक स्पष्ट हो गया क्योंकि उनके नीचे की जमीन कांपने लगी, मानो कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। एग्नेस ने कहा, हांफते हुए, वे एक टियर बैटल पर सहमत हो गए हैं। एलेक्स ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे के भाव मानो उससे कह रहे थे, क्या तुम नहीं बताओगी कि इसका क्या मतलब है? एग्नेस ने अपना सिर हिलाया और अपनी व्याख्या जारी रखी। खैर, यह वास्तव में हमें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। यह सिर्फ इतना है कि वे हर रैंक को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। यह केवल तब होता है जब किसी एक जाति को यकीन हो कि वे अपने कबीले पर विश्वास के कारण दूसरी जाति की प्रतिभा को पूरी तरह से मार सकते हैं, या वे सिर्फ मूर्ख हैं। इसे हम साधारण रूप से डेथ मैच कहते हैं और इसमें उच्च पद का कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और इस डेथ मैच को रोकने का एकमात्र तरीका ब्लड मून का समाप्त होना है, क्योंकि ये टियर लड़ाई के अनुबंध को बाध्य करता है, या जो लोग अपने हाथ काटते हैं वे ये मानकर अपना समझौता रद्द कर देते हैं कि तब तक वे मरे नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, किसी एक की नहीं, बल्कि उन लोगों की जो इसके लिए जिम्मेदार है। क्या मुझे कोई और बात जानने की जरूरत है? मैं पहले भी सभी टियर एक गॉब्लिन को मारने की योजना बना रहा था, इसलिए ये मेरे लिए वास्तव में कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, ये सरल है। यदि आप सभी टियर एक गॉब्लिन को मारने में सक्षम हैं, तो 2 द्वार खुल जाएंगे जहां से आप या तो टियर 2 युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं या शहर में वापस आ सकते हैं। और ये नियम तब तक जारी रहता है जब तक कि एक जाति पूरी तरह से मर नहीं जाती या ब्लड मून समाप्त नहीं हो जाता।
एग्नेस ने अपनी व्याख्या समाप्त की और एलेक्स ने सिर हिलाया। उसकी मानसिक ऊर्जा ने कुछ चुनना शुरू कर दिया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने युद्ध के मैदान के चारों ओर एक काली लाल रेखा देखी, जो सभी को एक चौकोर बॉक्स में सीमित कर रही थी। ये शुरू हो रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि आपके साथ रहना सबसे अच्छा है। मैं नहीं सोच सकता कि इस तरह की स्थिति में आपके अलावा किस पर भरोसा किया जाए। केवल आप ही इस शहर में गोबलिन के पूरे टियर को खत्म करने में सक्षम हैं। चलो इसे फिर से करते हैं, ब्रायन ने कहा, क्योंकि उन्होंने अपने अंतरिक्ष रिंग से 2 खंजर निकालते हुए अपने सिर पर एक हेलमेट पहना था। हालांकि वो वास्तव में आश्वस्त महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि वे कम से कम बच जाएंगे। जब एलेक्स ने यह देखा तो उसकी आंखें लगभग उभर आई। उसके पास एक भी नहीं थी, लेकिन इस कमजोर आदमी के पास थी। उसका वास्तव में उसे तब तक पीटने का मन कर रहा था जब तक वह उससे इसे हासिल नहीं कर लेता। उसके पास केवल एक अंतरिक्ष थैली थी जिसका उपयोग जीवों को बुलाने के लिए किया जाता था, लेकिन अंतरिक्ष के छल्ले जीवित प्राणियों को छोड़कर हर अन्य प्रकार की चीजों को रखते थे, जबकि उनके अंतरिक्ष थैली का उपयोग राक्षस टेमर्स और गोलेम पथ मेजेस या मरे हुए पथ मेजेस द्वारा किया जाता था। अंतरिक्ष अंगूठी का उपयोग सभी द्वारा किया जाता था और इसका मूल्य अंतरिक्ष थैली से अधिक था, और ये एलेक्स के लालच का कारण था। कंपन बंद हो गया और जमीन से एक रक्त रंग की प्रकाश स्क्रीन निकलने लगी और सभी टियर युद्ध क्षेत्र को अलग कर दिया, जो कि प्रत्येक दायरे को रक्त गुंबद में ढकने से पहले बनाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये प्रत्येक अलग अलग टियर के लिए एक क्षेत्र बना रहा था, बिना किसी व्याकुलता के लड़ने के लिए। जब एलेक्स ने चारों ओर देखा तो उसने महसूस किया कि अन्य कुलों टियर एक जादूगरों और टियर एक सिटी गार्ड समूह के अलावा केवल टियर एक गॉब्लिन ही विशाल ब्लड डोम में उनके साथ थे। सभी मनुष्यों को मार डालो, युद्ध अब शुरू होता है। होप गोब्लिन की तेज दहाड़ युद्ध के मैदान के हर कोने तक पहुंच गई, जिससे सभी गोब्लिन उन्माद की स्थिति में आ गए और उन्होंने अपने हथियारों को एक साथ या जमीन पर पटक दिया। दूसरे छोर पर मौजूद मानव जादूगरों पर हमला करने से पहले एलेक्स ने ऊपर देखा और महसूस किया कि आकाश में एक बड़ा रक्त गुंबद था जो बस वही रुका हुआ था और वास्तव में उसे भ्रमित कर रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर कैसे एक रक्तलाल गुंबद बिना किसी सहारे के हवा में रह सकता है। यह बस हवा में ऊपर उठता रहा और अंदर के लोगों को कैदी बना लिया। उनके लिए यह वैज्ञानिक रूप से संभव नहीं था कि ब्लड मून पर प्रहार किया जाए जिससे ये सब संभव हो सके, और इसमें अन्य ब्लड कर्स की तरह ही अन्य निर्धारित युद्ध प्रकार भी थे। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि हवा में गुंबद का एक और उद्देश्य था, और वह था मध्य स्तर के जादूगरों को निम्न स्तर के जादूगरों से अलग करना, क्योंकि वे आकाश में लड़ रहे थे और वहां आघात तरंगों को नियंत्रित किया जाएगा। उसने सब कुछ का विश्लेषण करने के बाद हवा में गुंबद से अपनी नजर हटा ली। उसने अपनी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया, हालांकि वह अभी भी अन्य लड़ाइयों को घटित होते हुए देख सकता था, लेकिन चूंकि वह उनमें भाग नहीं ले सकता था, इसलिए उसने अपनी परेशानी से निपटने का निर्णय लिया। फॉर्मेशन, एलेक्स चिल्लाया और लगभग 100 जादूगर आगे बढ़े और अपनी पूरी उंगली अंदर डालकर अपने हाथ जमीन में रख दिए और मैना को जमीन में गिरा दिया। उनका चेहरा कुछ सेकंड के बाद थोड़ा पीला पड़ गया, लेकिन एलेक्स ने यह सुनिश्चित किया कि वे अपने मैना के साथ मैदान का दोहन करते रहें। दूसरा समूह उन्हें अपने मन को उनमें मिलाकर सहायता प्रदान करता है ताकि वे इसका उपयोग क्षेत्र का समर्थन करने के लिए कर सके। बस मन को समाप्त न होने दें, कम से कम एक जादू कास्टिंग के लिए पर्याप्त मन रखें। एलेक्स ने कहा कि जैसे ही उसने अपने दूसरे जादूगरों के समूह को बुलाया जो प्रतीक्षा कर रहे थे, वो पहले ही उनके साथ युद्ध संरचना और आदेशों की श्रृंखला से गुजर चुका था, और उसके मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द एक ऐसा आदेश था जिससे गॉर्डन कबीले के अलावा अन्य लोग अपरिचित थे। 100 जादूगरों के दूसरे समूह ने अपने हाथ जमीन पर नहीं रखे जैसा कि देखने वाले अन्य कुलों को उम्मीद थी, बल्कि उन्होंने अपने हाथ उन जादूगरों पर रखे जो पहले से ही अपना मन जमीन पर भेज रहे थे। उनमें से प्रत्येक ने एक व्यक्ति को अपना रास्ता देने के लिए ढूंढा। यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा था।
100 से अधिक जादूगरों ने अपने मन को अन्य 100 लोगों को सिर्फ इसलिए दिया ताकि वे अपना मन जमीन पर भेज सके। हालांकि कुछ नए कबीले जो शहर के रक्षकों की मदद करने के लिए आगे नहीं आए थे और अभी भी देख रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और रक्षात्मक स्थिति में खड़े हो गए, क्योंकि वे गोबलिन का सामना करने के लिए तैयार थे जो गॉर्डन कबीले की ओर भाग रहे थे, क्योंकि वे उनकी तरफ चले गए थे। गॉर्डन कबीला अभी भी उनके साथ प्रतीक्षा क्षेत्र में था और यह स्पष्ट था कि गोबलिन का एक हिस्सा उस ओर मुंह करके खड़ा था। हालांकि वे नहीं जानते कि गॉर्डन कबीला क्या कर रहा था, लेकिन उन्हें पहले ही बताया जा चुका है कि एलेक्स कभी भी बिना किसी कारण के कुछ नहीं करता। उसका हर कदम उसके लक्ष्यों की बड़ी तस्वीर के लिए एक अच्छी तरह से गणना की गई चाल की तरह है। हम ये मान सकते हैं कि इस बार टियर 1 गॉबलिन की कुल संख्या लगभग 20,000 होगी और पहली लहर में भेजे गए गॉबलिन की संख्या लगभग 7,000 है, जिनमें से 3,000 गॉबलिन संभवतः अपनी मुख्य सेना से अलग हो जाएंगे और किसी भी समय सीधे हमारी ओर बढ़ेंगे। एग्नेस ने अपनी रिपोर्ट उस धरती के खंभे से नीचे उतरने के बाद दी जिसे उसने गोबलिन की गतिविधियों की जांच के लिए खड़ा किया था। वाह, ऐसा लगता है कि वे मुझे सचमुच गंभीरता से ले रहे हैं। अगर वे 1,000 गॉर्डन जादूगरों की देखभाल के लिए लगभग 300 गॉबलिन भेज रहे हैं, चलो उनके साथ थोड़ा खेलना सिखाते हैं। एलेक्स की बात खत्म होने से पहले ही शहर के रक्षकों ने शेष 4,000 गोबलिनों के साथ संघर्ष किया और कुछ अन्य कबीले लंबी दूरी के मंत्रों से उनकी सहायता करने के लिए आगे आए, जबकि 3,000 गोबलिन्स ने युद्ध के मैदान के बीच में जाने की भी जहमत नहीं उठाई, बल्कि मुख्य सेना से अलग हो गए जो शहर के रक्षकों से भिड़ रही थी। जैसे ही उनका सामना गॉर्डन कबीले की स्थिति से हुआ, जो वास्तव में अभी भी प्रतीक्षा कर रहे थे, सभी गोबलिन अपने हथियारों को अपने सिर के ऊपर उठाए हुए युद्ध के नारे लगा रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। अन्य कबीले जो अभी भी प्रतीक्षा क्षेत्र में थे, वे सभी गॉर्डन कबीले को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें बाहर निकलकर शहर के गार्डों की मदद करनी चाहिए या वहीं खड़े रहकर उम्मीद करनी चाहिए कि गॉर्डन कबीला 3,000 गोबलिनों से निपट सकेगा। वे सभी अपनी अगली कार्रवाई देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। वे सभी जानना चाहते थे कि इस बार एलेक्स इन गोबलिन्स के समूह से कैसे निपटने वाला है। कुछ लोग किंवदंती को अभिनय करते हुए देखना चाहते थे या खुद को मूर्ख बनाना चाहते थे, लेकिन गॉर्डन कबीले से कोई भी 200 जादूगरों को आगे नहीं बढ़ा सका। जो आगे बढ़ गए थे, उन्होंने केवल एलेक्स के आदेशों का पालन करना जारी रखा और मैना को मैदान में भेज दिया। यहां तक कि पीछे इंतजार कर रहे लैंस्ड कबीले के सदस्य भी गॉर्डन कबीले के इस रवैये से आश्चर्यचकित थे। आखिरकार वे लगभग 3,000 गोबलिन्स के पीछे जा रहे थे और एलेक्स कुछ भी नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके करीब आने का इंतजार कर रहा था। यह काफी आश्चर्यजनक था, क्योंकि पिछली बार वह उन्हें दूर से मार रहा था, क्योंकि पिछली बार उसने यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इस बार वह उनके करीब आने का इंतजार कर रहा था। जब गोबलिनों ने गॉर्डन कबीले का रवैया देखा तो वे क्रोधित हो गए और अधिक ऊर्जा से भर गए। 900 मीटर, 800 मीटर, 500 मीटर। जब हर कोई एक करीबी मुकाबले की उम्मीद कर रहा था, तब उन्हें एलेक्स का अगला आदेश सुनकर बड़ा झटका लगा। अब परिवर्तन लागू करें। जिस क्षण एलेक्स ने यह कहा, वे 100 जादूगर जो जमीन पर मैना डाल रहे थे, पीछे की ओर चले गए, क्योंकि उन्होंने मैना को पुनः प्राप्त करने की पूरी कोशिश की और अराजक वातावरण के कारण यह तेजी से हो रहा था। जबकि जिन लोगों ने पहले अपने शरीर पर हाथ रखा था, उन सभी ने पृथ्वी स्पाइक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। और मजेदार बात यह है कि उनकी कास्टिंग कौशल काफी तेज थी। लड़ाई से पहले ही एलेक्स ने इसकी पूरी योजना बना ली थी और यह सुनिश्चित कर लिया था कि केवल वही लोग मैना को स्थानांतरित कर सकेंगे जो अर्थ स्पाइक मंत्र में विशेषज्ञ हैं। जादुई मंत्र का रून उनके हाथों में बनना शुरू हो गया और जो लोग पृथ्वी स्पाइक मंत्र के बारे में एक दो बातें जानते थे, वे आश्चर्यचकित थे कि एलेक्स अपने जादूगर को उस प्रकार का मंत्र डालने की अनुमति देगा। पृथ्वी स्पाइक मंत्र की एक निश्चित सीमा होती है, विशेष रूप से निचले स्तर के लिए।
लेकिन गोबलिन अभी भी 500 मीटर दूर थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करने की योजना बना रहा है, और उन्होंने सिर्फ देखने का फैसला किया। मेगा संयुक्त मंत्र, मिनी मन जोन प्लस पृथ्वी स्पाइक, स्पाइक आपदा। जिस क्षण उन्होंने मंत्र रन बनाना समाप्त किया, उन्होंने अपना हाथ जमीन पर रख दिया, ठीक उसी स्थान पर जहां दूसरे जादूगर ने एक बार अपनी उंगलियां रखी थी, और अपना मन डाला। बस इस बार वे जमीन में एक जादू रून इनपुट कर रहे थे। गोबलिन अनजान और अज्ञानी थे और 500 मीटर की दूरी तक आगे बढ़ते रहे, जब तक कि बहुत बड़ी पृथ्वी की कीलें जमीन से बाहर नहीं निकल आईं और उन्हें छेद दिया। ये झुंड में जमीन से बाहर आ रही थी। लगभग 500 पृथ्वी स्पाइक्स जमीन से बाहर आए और उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों में गोबलिन को छेद दिया। प्रत्येक स्पाइक इतना बड़ा था कि 2 से अधिक गोबलिन को छेद सकता था। यह दिखाने के लिए कि यह कितना बड़ा था और जमीन से बाहर आने के लिए किस गति का उपयोग कर रहा था। और इस तरह गोबलिन्स के साथ हथियारों को पार करने से पहले गॉर्डन कबीले ने शुरुआत में उनमें से 1000 से अधिक को मार डाला। हर टियर एक लीडर का चेहरा लगभग बाहर निकल आया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे किसी बड़े सपने में हैं। हजारों की संख्या में गोबलिन्स को मारना कब आसान हो गया। ब्रीफ रिडाल जो देख रहा था, उसने शहर के गार्डों की ओर देखते हुए खुद से पूछा, जो अभी भी एक दूसरे पर वार कर रहे थे। उसने अराजक माहौल और लड़ाई की उम्मीद में भी इंतजार किया था, ताकि उसे हमला करने में मदद करने के बहाने से करीब आने का बहाना मिल सके। पिछले हॉबगोब्लिन नेता गोटेन ने यह सुनिश्चित किया था कि वे टियर एक गोबलिन के बीच कई कप्तान स्तर के गोबलिन थे। इसलिए यदि एलेक्स टियर एक गोबलिन्स के वर्तमान नेता को मार देता है, तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो उठ खड़ा होगा। और ये उन कप्तानों में से एक था जिसने दस्ते के एक हिस्से को 3000 गोबलिन के साथ गॉर्डन कबीले पर हमला करने के लिए नेतृत्व किया था। लेकिन वह पहले से ही पसीने से तर था। वो शाम को अपने भाग्य को धन्यवाद दे रहा था कि उसने मोर्चे पर प्रभार नहीं संभाला था और अपने कुछ डिप्टी को नेतृत्व करने दिया था, जबकि वह आदेश दे रहा था पीछे से, और यही एकमात्र कारण था कि वह अभी भी जीवित था। उसने वरिष्ठ टियर 2 गॉबलिन से कहानियों के बारे में सुना था, जो पिछले 2 ब्लड मून युद्ध से बच गए थे, जब उन्होंने एक कबीले के बारे में बात की थी जहां टियर एक जादूगर शैतान की तरह थे। और इससे पहले उन्होंने पूरे टियर एक गॉबलिन सेना का सफाया कर दिया था, जिससे उन्हें गोटेन के नेतृत्व वाले बाहरी गॉबलिन सेना में भर्ती होने का मौका मिला था। जब उसने अपने वरिष्ठों की कहानियों और उससे पहले के मानव जादूगरों के विवरण का मिलान करने की कोशिश की, तो उसे पूरा यकीन हो गया कि ये वही जादूगर थे जिनके बारे में हमेशा गोबलिन लीजन शिविर में गपशप होती थी। अधिकांश नए गोबलिनों ने वास्तव में सोचा था कि ये उन्हें डराने और अधिक गंभीर बनाने की एक चाल मात्र थी, क्योंकि उनके लिए ये मानना काफी अजीब था कि कोई ऐसा भी था जो टियर एक गोबलिन सेना के एक पूरे दस्ते को पूरी तरह से मिटा सकता था। यहां तक कि दूसरे आयाम की कई जातियां भी ऐसा करने में सक्षम नहीं थी, सिवाय इसके कि ये टियर 2 सेना थी जिसने उन्हें घेर लिया था। हो सकता है कि गोबलिन्स अन्य जातियों की तरह शारीरिक रूप से मजबूत न हो, या उनमें उस प्रकार की प्रतिभा न हो जो अन्य जातियों में जन्मजात होती है, लेकिन उनके पास हमेशा अपने सभी दुश्मनों के खिलाफ एक बड़ी संख्या का लाभ था, और जब वे किसी दुश्मन को पार करते थे तो वे हल नहीं कर सकते थे, उनमें से कुछ बच निकलते थे। उनके कायरतापूर्ण व्यक्तित्व के कारण चाहे कितने भी गॉबलिन मारे जाएं, जब तक कुछ बच निकलते हैं, इस बात की 100% संभावना रहती है कि वे जल्द ही एक और कॉलोनी बनाने में सक्षम हो जाएंगे। गहन संभोग के कुछ दौर के बाद अब उसे सचमुच संदेह हो रहा था कि क्या गोबलिन निचले स्तर की लड़ाई में वास्तव में उतने ही अजेय थे जितना कि उनकी प्रशंसा की जाती है। यदि नहीं, तो फिर वहां कोई ऐसा कबीला क्यों होगा जो उन्हें पूरी तरह से मिटा सकता है। कमांडर द मैजेस, ऐसा लगता है कि उनके पास मैना नहीं है। गोबलिन कैप्टन को तब आश्चर्य हुआ जब उसके विश्वसनीय डिप्टी ने उसे गॉर्डन कबीले की स्थिति के बारे में बताया। वह स्थिति का ठीक से विश्लेषण करने से बहुत डरा हुआ था।
उसने अपना सिर हिलाया और महसूस किया कि जादूगरों ने फिर कभी कोई जादू नहीं किया, और विशाल कील हिलना बंद हो गई और जादूगर ठीक होने के लिए गठन के पीछे चले गए। उसकी आंखें लाल हो गई क्योंकि उसे लगा कि उसने एक अवसर देख लिया है। दुश्मन पर हमला करो, वो कमजोर हो गया है। चलो अब उन सबको मार डालें। मानव जादूगरों को संभलने न दे। छोटे गॉब्लिन ने पूरे जोर से चिल्लाते हुए अपनी छोटी तलवार को मानव जादूगरों और शेष गॉब्लिनों की ओर तान दिया, जिनमें से लगभग 2000 पहले से ही वहां मौजूद थे। उनकी बुद्धि को थोड़ा बढ़ावा मिला और वे युद्ध के नारे लगाते हुए अपने हथियारों के साथ आगे बढ़ते रहे। पहले तो वे बहुत सतर्क थे क्योंकि वे जमीन की ओर देख रहे थे, और जैसे ही उन्हें कोई चीज दिखाई देती थी, उन्हें महसूस होने लगता था। जमीन के नीचे से आती हुई पृथ्वी की कील को वे पीछे की ओर कूदते और उस क्षेत्र को पीछे हटाते जो कील से प्रभावित होता। लेकिन कुछ मीटर चलने के बाद जब कुछ नहीं हुआ तो उन्हें अपने कप्तान की बातों पर अधिक विश्वास हो गया और वे आगे बढ़ गए। इस समय उनमें कायरता का कोई भाव नहीं दिख रहा था। उनके चेहरे पर केवल क्रोध का भाव था, क्योंकि वे अपने सामने खड़े मानव जादूगरों को मारने पर तुले हुए थे। 300 मीटर, 200 मीटर, क्या समय हो गया? एलेक्स ने पूछा और एग्नेस ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, ऐसा करो, मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। अब हमें निराश मत करना, एलेक्स ने कहा, और आखिरकार उसने अपनी हड्डी का कटाना म्यान से निकाल लिया। अस्थि कटाना को बाहर खींचते समय एक अजीब सी आवाज आई, लेकिन जैसे ही वह रक्त चंद्रमा के नीचे आया, रूम जीवंत हो उठे और घूमने लगे। यहां तक कि एलेक्स भी आश्चर्यचकित था, क्योंकि वह अपनी ताकत में वृद्धि महसूस कर सकता था। हालांकि सिस्टम उसके विश्लेषण कौशल के निम्न स्तर के कारण हड्डी कटाना का पूर्ण विवरण का विश्लेषण करने में सक्षम नहीं था। फिर भी वह जानता था कि यह विशेष था और इसका एक विशेष कार्य था। उसे उम्मीद नहीं थी कि रक्तिम चंद्रमा में उसकी शक्तियां इतनी बढ़ जाएंगी। और डिंग, एक्स डेमन नामक गोलेम टियर 1 के शिखर पर पहुंच गया है। जैसे ही आप इसे अंतरिक्ष थैली से बाहर निकालेंगे, ये अगले क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। एलेक्स ने कुछ समय से सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं देखा था और वह भूल गया था कि उसने सिस्टम से अपने सभी अनुभव लाभों को अपने गोलेम्स में स्थानांतरित कर दिया था जो कि टूटने के करीब थे, ताकि वह दूसरे मैच दायरे में प्रवेश करने से पहले ही टियर 2 गोलेम बॉडीगार्ड्स का एक समूह प्राप्त कर सके। वह बस कोई ध्यान नहीं दे रहा था और ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि उनमें से कोई भी इतनी तेजी से टियर 1 क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाएगा। जिस क्षण गॉब्लिन 100 मीटर के क्षेत्र में प्रवेश कर गए, उसी समय शेष 300 गॉर्डन टियर 1 जादूगरों और पूरे गिरोह ने वायु तत्व का उपयोग करना शुरू कर दिया। पृथ्वी के तत्वों से बने एक प्रकार के सर्फबोर्ड का निर्माण करना, लेकिन यह लगभग तरल अवस्था में था। जब ब्रायन लैंस ने यह देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि उनका कबीला इस लड़ाई में पूरी तरह से बाहर हो गया है। ऐसा लगता है कि गॉर्डन इस समय तक बहुत मजबूत हो गए थे कि उन्हें फिर से उनकी आवश्यकता नहीं थी। अब करो एग्नेस। मेगा संयुक्त मंत्र, मिनी मन जोन प्लस दलदल पृथ्वी त्वरित दलदल। जिस क्षण उसने मंत्र पढ़ना समाप्त किया, उसने अपनी बड़ी जादुई छड़ी जमीन पर पटक दी और बिजली की चमक सीधे जमीन में प्रवाहित होने लगी और शेष मन को गॉर्डन कबीले के जादूगरों ने जमीन पर भेज दिया, जिससे बिजली की चमक जमीन में फैल गई। हर कोई आश्चर्यचकित था कि उनका उपयोग किस लिए किया जा रहा था। इस समय उनका उपयोग एग्नेस मंत्र को व्यक्त करने के लिए किया जा रहा था और उनके सामने पूरे 100 मीटर गीले कीचड़ भरे दलदल में बदल गए थे। आह, सावधान, वे फिर से हमला करने वाले हैं। आगे चल रहे कप्तान के नेतृत्व में अग्रणी गोबलिन्स में से एक चिल्लाया। उसकी आवाज लगभग फटने लगी क्योंकि उसने अपने बल्ले को, जिसके शरीर के चारों ओर स्पाइक्स लगे थे, कसकर पकड़ रखा था। जब उसने देखा कि उसके पैरों के नीचे की जमीन अजीब तरह से हिल रही है, तो उसने तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी गति सीमित होती जा रही थी। यहां तक कि उसे अपने पैर हिलाने में भी कठिनाई हो रही थी और लगभग सभी गोबलिनों को एक ही समस्या का सामना करना पड़ रहा था।
हालांकि वे चल सकते थे, लेकिन वे अब दौड़ नहीं सकते थे, और जो 100 मीटर उन्हें पार करना था वो अब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लगभग 900 मीटर दूर हो। मारना। एलेक्स द्वारा अपने कटाना को आगे की ओर इंगित करने के बाद गॉर्डन के जादूगर दलदल की ओर दौड़े। वे अपने मौलिक सर्फबोर्ड को नीचे रखकर दलदल की ओर आगे बढ़े और दलदल से जरा भी प्रभावित हुए बिना दलदल में आगे बढ़े। चूंकि उन्होंने अपने सर्फबोर्ड का उपयोग अपनी गति बढ़ाने के लिए किया था, इसलिए उन्हें छोटे दलदली क्षेत्र द्वारा एक बिट भी प्रतिबंधित नहीं किया गया था। सबसे आगे ब्रैंडन था। उसने अपनी कृपाण निकाली। वो सर्फबोर्ड को नियंत्रित करने और अपनी कृपाण को ढकने के लिए अपने मन का उपयोग कर रहा था। वह सभी से अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वह लीजन द्वारा पीटे जाने के अपने दबे हुए गुस्से को बाहर निकालने के लिए उत्सुक था। वह चुनौती देने के लिए वापस गया था, लेकिन एलेक्स ने केवल अपना सिर हिलाया और उसे तब तक हार मानने के लिए कहा जब तक वह टियर 2 मैच दायरे में नहीं पहुंच जाता। वो कोई बेवकूफ नहीं था। इसका मतलब था कि लीजन ने सफलता हासिल कर ली है और बहुत मजबूत हो गया है। जब भूतों ने देखा कि तेज गति से चलने वाले जादूगर उनके पास आ रहे हैं और उनमें से प्रत्येक के हाथ में अपने अपने अनूठे हथियार हैं, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे युद्ध के लिए घोड़ों पर सवार 1 लाख की सेना द्वारा कुचल दिए जाने वाले हैं। अपने जनरल के नेतृत्व में गॉर्डन के जादूगर इस प्रकार की गति उत्सर्जित कर रहे थे। ये एक मानसिक छवि की तरह था जो हर गोबलिन के दिमाग में अंकित थी, जैसे वे गॉर्डन जादूगरों को दलदल पर अपनी ओर आते हुए देख रहे हों। एलेक्स के अधीन होने के कारण उनमें से अधिकांश आत्मविश्वास से भरे हुए थे और इससे उनकी गति बनाने में मदद मिली। अपने आप को संभालो। सामने वाले गोबलिन्स ने जैसे ही अपना हथियार काटा, गॉर्डन्स कबीला करीब आ गया, लेकिन वे उन तेज गति वाले जादूगरों को कैसे रोक सकते थे जिनके हाथ में हथियार थे। स्लैश। जैसे ही जादूगर उनके बीच से गुजर रहे थे, गोबलिन्स का शरीर 2 टुकड़ों में कट रहा था। ब्रैंडन सबसे निर्दयता से अपने हाथों को ऊपरी हिस्से पर घुमा रहा था, यह देखने के लिए रुका भी नहीं कि उसने हमला करने वाले किसी को मार डाला है या नहीं। उसे यकीन था कि अगर उसने पहले लाइव में किसी को नहीं मारा तो वो गोबलिन अत्यधिक खून की कमी से मर जाएगा, क्योंकि उसने केवल गला काटकर उसकी गर्दन पर हमला किया था। वास्तव में ये बेहतर होगा कि वे एक बार मर जाएं, अन्यथा दर्द बहुत भयानक होगा यदि वे अभी भी पकड़ में रहे। जब एलेक्स ने उसकी ओर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वो बिना ब्रेक वाली मोटर को देख रहा है, क्योंकि वो अपनी कृपाण को बाएं और दाएं घुमाते हुए अव्यवस्थित गोबलिन्स के चारों ओर कुशलता से घूम रहा था। यहां तक कि कृपाण भी हल्की सी आवाज करने लगी, क्योंकि इससे उसके मालिक को प्रोत्साहन मिला। ऐसा लगता है कि वह इस प्रकार के युद्ध से संतुष्ट है। जब एलेक्स को याद आया कि उसका अपना चांगदाओ भी उसी मूल का था जिसे खून पसंद था, तो वह सोचने लगा कि क्या संयोग से दोनों हथियारों को बनाने के लिए सामग्री एक ही स्रोत से थी, लेकिन उन्हें अलग अलग जादूगरों ने बनाया था। रक्त चंद्रमा ने युद्ध क्षेत्र को रोशन कर दिया। रक्त गुंबद के चारों ओर भयानक छायाएं डाल दी। ब्रैंडन ने दिखाया कि वह कृपाण चलाने की कला में कितना कुशल था। वह तैयार होकर गोबलिनों के चारों ओर घूम रहा था। उसकी पकड़ उसकी कृपाण पर मजबूत थी। हवा तनाव से चरमरा रही थी, क्योंकि गोबलिन एक एक करके उसके रास्ते को रोकने के लिए आगे आ रहे थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि वह एक बहुत बड़ा खतरा है जिससे उन्हें निपटना होगा, तो उनकी दुर्भावनापूर्ण मुस्कुराहट से उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि 20 से अधिक भूत उनकी ओर दौड़े। दलदल के कारण धीमी गति के बावजूद ब्रैंडन ने सोचा कि उनसे सीधे भिड़ना खतरनाक होगा, लेकिन ब्रैंडन अडिग रहा। उसका दृढ़ निश्चय अटल रहा। पहले गोबलिन ने जंग लगे भाले से उस पर हमला किया, लेकिन ब्रैंडन ने तेजी से उसे किनारे कर दिया। उसकी कृपाण से चिंगारियां उड़ी और हमले को विफल कर दिया। उसने एक तेज प्रहार से जवाब दिया, गोबलिन की सुरक्षा को चीरते हुए उसकी गर्दन काटकर उसके खतरे को खत्म कर दिया। अपने गिरे हुए साथी को देखकर उन उन्मत्त गोबलिनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिन्होंने ब्रैंडन को गॉर्डन कबीले के बाकी जादूगरों से अलग कर दिया था। जो उन्हें रोकने वाले गोबलिनों को मार रहे थे,
वे ब्रैंडन की ओर झपटे, उनकी आंखें रक्त पिपासा से भरी हुई थी। क्या हमें मदद के लिए आगे आना चाहिए? आर्थर ने हाथ पार करके पूछा और उसके पीछे एक कांस्य गोलेम एक बेजान गुड़िया की तरह प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन एलेक्स ने अपना सिर हिला दिया। बस देखो, वो आदमी आप सभी की सोच से अधिक शक्तिशाली है। मैंने उसे लीजन के साथ मुकाबला करते देखा है, इसलिए मुझे यकीन है कि ये छोटे गोबलिन उसे हराने के बारे में सपने देखते रहेंगे। एलेक्स ने पूरे विश्वास के साथ कहा। जब एग्नेस और आर्थर ने एलेक्स को ब्रैंडन पर भरोसा करते देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि वे उसका मन नहीं बदल सकते। वे केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि ब्रैंडन उन सभी को मारने के लिए पर्याप्त रूप से टिके रहे। अपनी तलवार के प्रत्येक प्रहार के साथ ब्रैंडन अपने प्रतिद्वंद्वियों के बीच शान से नाचता था। उसकी तलवार का प्रत्येक वार उसके निपुण कौशल और बंद दरवाजे की साधना का प्रमाण था। उसने घातक सटीकता के साथ प्रहार किया, उनके उन्मत्त हमलों को खूबसूरती से टाला और उनसे बच निकला। उसके सभी प्रहारों का उद्देश्य मारना था, तलवार का उपयोग करने के विपरीत। कृपाण ने इस्पात की एक सिम्फनी को मुक्त कर दिया। इसकी तेज धार हवा को चीरती हुई एक एक करके भूतों की पंक्तियों को कम करती गई। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, ब्रैंडन अनुग्रह और शक्ति का बवंडर बन गया। हर दुश्मन को हराने के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया, खुद को बचाने का उसका संकल्प और मजबूत होता गया, और हर वार पर पृथ्वी के तत्वों का उसका प्रयोग और भी बेहतर होता गया। वह सोच समझकर कदम बढ़ाता गया। उसकी चाल उसके कठिन प्रशिक्षण का प्रमाण थी, क्योंकि वह पृथ्वी तत्व सर्फबोर्ड पर अधिक कुशल होता गया। अपनी क्रूरता के बावजूद ब्रैंडन के लगातार हमले के आगे गोबलिन लड़खड़ाने लगे। हर गिरते साथी के साथ उनकी संख्या कम होती गई और उनकी घमंडी मुस्कुराहटें अब डर से भर गई। हालांकि ब्रैंडन ने युद्ध में भी करुणा के महत्व को समझते हुए उनके जीवन को शीघ्रता से और बिना अनावश्यक दर्द के समाप्त करने का प्रयास किया। अंतिम व्यापक गति में ब्रैंडन ने एक विनाशकारी प्रहार किया। उसका कृपाण रक्त क्यूई के साथ हवा को चीरता हुआ और गॉर्डन कबीले के जादूगरों के साथ फिर से मिलने के लिए उसके रास्ते में खड़े अंतिम गॉबलिन समूह का सिर काट देता है। उसने जल्दी से अपने पृथ्वी सर्फबोर्ड को सक्रिय किया और गॉर्डन के जादूगरों से मिला। वो वहां खड़ा था, हाफ रहा था। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। फिर भी उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान थी, क्योंकि वो शेष बचे हुए गॉबलिन की संख्या को देख रहा था जो 1000 से कम हो गए थे और केवल 1000 गॉबलिन ही बचे थे। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें सब कुछ सिखाने वाला हूं? अपने जादूगरों के साथ बाहर निकलो और बचे हुए ओआरसी को मार डालो। खुद को विभाजित करो और दोनों तरफ से हमला करो। एलेक्स ने ब्रायन लैंस पर चिल्लाया, जो अभी भी सदमे में लड़ाई देख रहा था। लेकिन जब उसने एलेक्स की चीख सुनी तो उसे एहसास हुआ कि सचमुच वह एलेक्स के आदेश का कुछ ज्यादा ही इंतजार कर रहा था, और उसने कोई योगदान नहीं दिया। अलग हो जाओ और बाहर निकलो। हमें बचे हुए गोबलिनों को खत्म करना होगा। ये पहले ही युद्ध करने की अपनी इच्छा खो चुके हैं। जब हमारे साथी गॉर्डन कबीले ने उनकी सेना के 2/3 से अधिक लोगों को मार डाला, अगर हम उन्हें नहीं मार सकते तो हमें इस लड़ाई के बाद ही सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि हम पूरी तरह से बेकार हैं। विशाल युद्ध क्षेत्र के बीच हवा जोरों से चल रही थी, अपने साथ प्रत्याशा और तनाव की ऊर्जा लेकर। ब्रायन, जो अब एक अत्यंत कुशल वायु तत्व जादूगर बन गया है, सबसे आगे खड़ा था, अपने 500 जादूगरों के समूह को युद्ध में ले जाने के लिए तैयार। दूसरी ओर 1000 गॉबलिन डर से अपंग और गॉर्डन कबीले की शक्ति से अभिभूत होकर भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन आसन्न तूफान से बचने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि गॉर्डन कबीला उन्हें पीछे से पीछा कर रहा था। ब्रायन ने अपने हाथ ऊपर उठाए। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थी और वह चिल्लाया। उसकी आवाज तेज हवा के ऊपर प्रक्षेपित हो रही थी। लैंस्ड कबीले के जादूगरों, याद रखो कि हमारा उद्देश्य अपने शत्रुओं को नष्ट करना है, ताकि हम अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकें और शहर में शांति बहाल कर सकें।
हवाएं हमें विजय की ओर ले जाएं। उनकी आज्ञा से जादूगर 2 समूहों में विभाजित हो गए। प्रत्येक समूह में 250 जादूगर थे। वे वायु तत्व के साथ तेजी से आगे बढ़े और भूतों को घेर लिया। ये जानते हुए कि गोब्लिनों ने लड़ने की इच्छा खो दी है, ब्रायन ने अपने कबीले के जादूगरों को निर्देश दिया कि वे अपने जादू को गैरघातक लेकिन दुर्बल करने वाले वायु आधारित हमलों के लुभावने प्रदर्शन में बदल दें। पहले समूह ने सटीक नियंत्रण और कुशलता से युक्त पवनधारियां बनाई। उनके फैले हुए हाथों से निकले ये धारे हवा में चीरती हुई भागते हुए भूतों पर अचूक सटीकता से वार कर रही थी। ये उनकी पहली लड़ाई का परिणाम था। एलेक्स द्वारा उन्हें दी गई सहायता के बाद वे वायु तत्व को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम हो गए हैं। हवा के झोंकों ने गोब्लिनों को अशक्त कर दिया, उन्हें गतिहीन कर दिया, लेकिन उनका जीवित रहना सुनिश्चित कर दिया। इस बीच दूसरे समूह ने हवा को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने शक्तिशाली बवंडर बनाए जो बचे हुए गोब्लिनों को अपनी चपेट में ले लेते थे, उन्हें जमीन से ऊपर उठा देते थे और उनका भारहीन कर देते थे। इन बवंडरों में फंसकर गॉब्लिन्स भ्रमित और शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। चाहे वे कितना भी संघर्ष करें, वे हवाओं के बल से बच नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, ब्रायन ने ध्यानपूर्वक गोब्लिनों का निरीक्षण किया, उनकी प्रतिक्रिया का आकलन किया। वहां भय देखकर वह मुस्कुराया। वो अपने कुल के लोगों के साथ इस चाल का अभ्यास काफी समय से कर रहा था ताकि जब समय आए तो वो युद्ध के मैदान को चौंका सके। अब ब्रायन चिल्लाया और जादूगरों ने अपना नियंत्रण छोड़ दिया और हवा के ब्लेड बंद हो गए, जिससे स्थिर गॉब्लिन सुरक्षित रह गए, लेकिन अब उन्हें इतनी ऊंचाई से उतरने से निपटना था। किसी भी प्रकार का समर्थन न मिलने के कारण अधिकांश गोब्लिन गिरकर मर गए और जो बच गए उन्हें गॉर्डन कबीले के जादूगरों के क्रूर ब्लेड का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें पकड़ लिया था। टियर 6 ब्लड डोम के अलावा, जो अभी भी शांति और सुकून की स्थिति में था, अन्य सभी ब्लड डोम युद्ध जेल में तब्दील हो गए थे, क्योंकि मानव जादूगर और गोब्लिन एक वधशाला में बदल गए हैं, जहां हर कोई अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहा। आकाश में लटके सबसे बड़े रक्त गुंबद में बैठे लोग, जो छठे स्तर के योद्धा भी थे, युद्ध का निरीक्षण करते हुए दूसरे रक्त गुंबद की ओर देख रहे थे। यद्यपि नया गोब्लिन कमांडर आवेगशील था, फिर भी वो विचारशील था और टियर 6 की लड़ाई इतनी तेजी से शुरू करने के लिए उत्सुक नहीं था, क्योंकि वो इतनी जल्दी गोब्लिन की सबसे मजबूत युद्ध शक्तियों को खोने के लिए तैयार नहीं था। वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि मानव जादूगरों से भिड़ने से पहले उसे दूसरे युद्ध क्षेत्र में पूर्ण लाभ प्राप्त हो। कम से कम वह चाहता था कि उसके अधीन सेना मानव जादूगरों को कुचलने में सक्षम हो। इस तरह से उसने टियर 6 मानव जादूगरों पर हमला करने से पहले ही प्रहार कर दिया, और चूंकि टियर 6 मानव जादूगरों में युद्ध करने का इरादा नहीं था, फिर भी वे सभी आ गए। वे आपस में एक अस्थायी ठहराव पर खड़े होकर प्रत्येक टियर के युद्ध क्षेत्र पर नजर रख रहे थे कि उनके अधीन के लोग कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, सभी गोब्लिनों ने अपने दुश्मनों पर अधिक संख्या में आक्रमण करना शुरू कर दिया तथा किले पर कब्जा करने के लिए केवल थोड़ी संख्या छोड़ी, ताकि यदि उनके द्वारा भेजे गए किसी समूह को सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता पड़े तो वे उसे बचा सके। लेकिन भेजे गए प्रत्येक गोब्लिन के बीच ये स्पष्ट था कि गॉर्डन कबीले के लोगों के बहुत से दुश्मन थे। वे गॉर्डन कबीले को इतने खुलेआम निशाना बना रहे थे कि उन्होंने अपने इरादों को छिपाने की भी हिम्मत नहीं उठाई। जब अन्य लोगों ने ये देखा तो वे गॉर्डन कबीले के दुर्भाग्य पर खुश हुए, जबकि अन्य ने प्रार्थना की कि वे इस प्रकार के उन्मादी हमले से बच सके। वे कबीले जो खुश थे, उनमें से अधिकांश लोग पिछले कुछ महीनों में गॉर्डन कबीले की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करने लगे हैं। हालांकि गॉर्डन्स कबीला हमेशा से ही प्रसिद्ध रहा है और सभी इस बात से सहमत थे कि वे शहर के सबसे मजबूत मिड टियर कबीले थे। लेकिन अब स्थिति अलग थी। इन दिनों स्थिति ये प्रतीत होती है कि उनके बिना शहर ढह जाएगा। यहां तक कि शहर के स्वामी ने गॉर्डन कबीले के कुलपति को बहुत अधिक सम्मान दिया था, और ऐसा लगता है कि उनकी प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी से अधिक मजबूत है और वर्तमान युवा पीढ़ी ने अन्य कुलों में बहुत अधिक भय उत्पन्न कर दिया है।
जब वे कल्पना करते हैं कि बड़े होकर वे क्या बनेंगे। जरा सोचिए कि कैसे पुराने दिनों में ड्रेको ने उन्हें दबा दिया था और वे उसे मार नहीं पाए थे। अब उन्हें ये सोचकर गुस्सा आ रहा है कि वे गॉर्डन कबीले की युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग हैं, जो ड्रेको से भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, और इससे उनमें से अधिकांश को खून थूकने का मन कर रहा है। हर कोई सोचता था कि हमें 2 पीढ़ियों से क्यों दबाया जाना चाहिए? क्या स्वर्ग की कोई आंखें नहीं हैं? हमारे कुल में उन प्रतिभाशाली लोगों का जन्म क्यों नहीं हुआ? गॉर्डन्स कबीले ने केवल ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को ही क्यों जन्म दिया है, जो या तो एक षड्यंत्रकारी बूढ़े लोमड़ी या एक सड़क ठग की तरह व्यवहार करते हैं? लेकिन जब उनमें से अधिकांश लोग खुश थे, ड्रेको और तीसरे एल्डर ये सब बड़े ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि वे बस एक सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे। टियर 5 युद्ध क्षेत्र में गॉर्डन्स कबीले का जैक अकेले ही कबीले के टियर 5 जादूगरों का समर्थन करने में सक्षम था। उन सभी की रक्षा कर रहा था और अभी भी जवाबी हमला करने में सक्षम था, जिससे गॉब्लिन के लिए किसी को भी मारना मुश्किल हो गया था। जबकि अन्य लोगों को लगता था कि गॉर्डन कबीले के टियर 5 जादूगरों का अंत हो जाएगा यदि वे केवल जैक पर निर्भर रहें। तीसरे एल्डर ने केवल उपहास किया। उन्होंने देखा था कि कैसे जैक केवल 200 टियर 5 जादूगरों का समर्थन करने में सक्षम था, 600 टियर 5 गॉब्लिन के खिलाफ, और फिर भी अपने हड्डी कटाना के साथ गॉब्लिन को डर से पीछे हटने में सक्षम था। हालांकि उसने अपने गोलेम को नहीं बुलाया था, लेकिन उसके दाहिने हाथ में एक हड्डी कटाना था और उसके बाएं हाथ में एक बहुत छोटा ब्लेड था। वो किसी भी स्थान पर चला जाता था जहां गॉर्डन कबीले के जादूगरों को समस्या हो रही होती थी या वे गंभीर स्थिति में होते थे। उसे उसी क्षेत्र के प्रत्येक गॉब्लिन को हल करने के लिए केवल एक स्लैश की आवश्यकता होती थी और उसके पास कोई मुकाबला नहीं था। वो बिना किसी प्रतिद्वंदी के अपने चरम पर अजय टियर 5 बीमेज कहलाने वाला था। हालांकि वो गॉर्डन कबीले के सभी जादूगरों को बचाने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसने अभी भी ये सुनिश्चित किया कि उनके पास लड़ने का मौका हो, क्योंकि कुछ ने पहले से ही बचाव में उनकी सहायता के लिए गोलेम तैनात कर रखे थे। उसने अकेले ही लगभग 100 गोबलिनों का वध कर दिया था और उसके पीछे एक अविश्वसनीय रक्तवासना पहले से ही साकार हो रही थी, क्योंकि ये एक कुल्हाड़ी का रूप ले रही थी। हालांकि कुल्हाड़ी अभी भी एक तरल रूप में थी, लेकिन हर गोबलिन के वध के साथ उसका रूप और अधिक ठोस होता जा रहा था। उस समय उसकी रक्तवासना इतनी प्रबल थी कि जब वह उनके सामने प्रकट हुआ तो गोबलिन की मानसिक स्थिति एक पल के लिए स्थिर हो गई। अजेयता के उनके स्पष्ट प्रदर्शन ने टियर 6 गोबलिन्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। यहां तक कि होग गोबलिन को भी एहसास हुआ कि यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और जैक जैसे विशेष मामलों पर ध्यान नहीं दिया गया था, जो टियर 6 जादूगर बनने के करीब था और उसी क्षेत्र में उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। यदि उनके बीच बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र युद्ध होता तो वह इस बारे में पता लगा पाते। शुरुआत में ही खतरा पैदा कर दिया और टियर 6 के एक गॉब्लिन को उसे खत्म करने का मौका दिया, जिससे टियर 5 के गॉब्लिन का नुकसान कम हो गया। हालांकि टियर 5 दायरे में उनके पास बहुत सारे गॉब्लिन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये इस तथ्य को नहीं बदलता कि वे मिड रैंक में एक महान शक्ति थे और उनमें से कई को खोने से गोबलिन्स की नींव को नुकसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि वह केवल ये मदद कर सकता है कि टियर 5 क्षेत्र में गोबलिन्स उसे तब तक पहनने में सक्षम होंगे जब तक कि वह मैना और सहन शक्ति से बाहर न हो जाए। लेकिन जब जैक युद्ध के मैदान में टियर 5 गॉब्लिन पर हावी था और गॉर्डन कबीले को गॉब्लिन के खिलाफ एक बड़ा लाभ दे रहा था, तो टियर 4 गॉर्डन कबीले के जादूगर समूह के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था। चूंकि उनका नेतृत्व एग्नेस की बड़ी बहन विक्टोरिया गॉर्डन्स कर रही थी, वो एक युद्ध जादूगरनी नहीं थी, बल्कि एक जादूगरनी थी जो जादूगरी के मार्ग का पूरी तरह से अभ्यास करती थी। वो अपने जादुई वस्त्र में थी जिस पर सुरक्षा के चिन्ह अंकित थे और उसने एक छड़ी पकड़ी हुई थी जो एग्नेस की छड़ी जैसी लग रही थी, या यूं कहें कि उसकी बहन एग्नेस ने उसकी छड़ी की शैली की नकल की थी। जबकि जैक ने बहुत सारे गॉब्लिनों को मारने के लिए आक्रमण का रास्ता अपनाया
ताकि गॉब्लिनों की इच्छा शक्ति तब तक टूट सके जब तक कि वे इतने भयभीत न हो जाएं कि उन्हें ये एहसास न हो जाए कि वे उसके सामने कुछ भी नहीं है। विक्टोरिया ने दूसरा रास्ता चुना और उसने 4 विशाल पत्थर के गोलेम को बुलाया जो रोबोट थे और जिनके पास विशाल पत्थर की ढाल थी और जो गॉब्लिन के हमले से बचाव कर रहे थे। हालांकि वह सभी गॉब्लिन को रोकने में सक्षम नहीं थी, लेकिन जो भी गॉब्लिन विशाल किले के गोलेम को पार करने में सक्षम थे, उन्हें रोक पाना मुश्किल था। जहां गोर्डन कबीले के शेष टियर 4 जादूगरों द्वारा उनकी देखभाल की जा रही थी, जिन्होंने खुद को गोलेम्स के पीछे तैनात किया था। किसी ने भी उनकी मदद नहीं की क्योंकि वे गोब्लिन्स द्वारा निशाना नहीं बनना चाहते थे। यह पहली बार था जब गॉर्डन कबीले ने सभी 6 रैंक की लड़ाई में भाग लिया, टियर 1 से टियर 6 तक। कुछ कबीले हमेशा कम से कम 2 अलग अलग दायरे भेजते थे, जैसे पिछली बार जहां केवल निचले रैंक और ड्रैकों को भेजा गया था एक साथ, और अब उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। इससे उनके अधिकांश प्रतिद्वंद्वी खुश थे क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वे अपनी कुछ प्रतिभाओं को गोब्लिन्स के हाथों खो देंगे। हालांकि होप गोब्लिन को लगा कि विक्टोरिया की रक्षा रणनीति लंबे समय तक काम नहीं करेगी क्योंकि वे जल्द ही गॉर्डन कबीले के चौथे स्तर के जादूगरों को मारने में सक्षम हो जाएंगे, जैसे ही 4 विशाल रक्षात्मक गोलेम गिरेंगे। लेकिन जब एक विशेष कप्तान ने गॉर्डन के जादूगर को निशाना बनाने के लिए विशाल किले की रक्षा को पार किया, तो उसने अपने जंग लगे भाले से केवल 3 जादूगरों को ही मारा था, इससे पहले कि उसने विशाल गोलेम को ठीक करने के लिए पृथ्वी के तत्वों को भेजना बंद कर दिया और उसका ध्यान गोब्लिनों की ओर लगाया जो विभिन्न पृथ्वी जादू विनाशकारी मंत्रों के साथ गोब्लिनों को मौत के घाट उतारने के लिए कुछ पृथ्वी क्षेत्र बम भेज रहे थे। पहली बार अपनी आक्रमणकारी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसने दूसरों को ये एहसास दिलाया कि भले ही वह रक्षात्मक हो, इसका मतलब ये नहीं कि वह अपने दुश्मनों से निपटने में असहाय है, सिर्फ इसलिए कि वह अपने दल के सदस्यों को प्रदर्शन करने का मौका देना चाहती थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वह कमजोर थी जैसा कि वे उसे देख रहे थे। इससे गॉर्डन कबीले की टियर 4 लड़ाई भी एक बार फिर रुक गई क्योंकि उन्होंने अपना ध्यान दूसरे युद्ध क्षेत्र की ओर मोड़ दिया। गॉर्डन कबीले का टियर 3 नेता वास्तव में एलियास था। वह गॉर्डन कबीले के सभी टियर 3 जादूगरों से पहले से ही परिचित था और ऐसा लगता है कि वह उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सही शब्द कहना जानता था। उसने गोब्लिन से कुछ संरचना के साथ युद्ध किया जो उसने गॉर्डन कबीले के जादूगरों के साथ मिलकर बनाई थी, और जब भी उसका व्यक्तित्व बदलता है तो वो अपनी संरचना भी बदल लेता है। जब वो प्रसन्नचित्त होता है तो उसके हमले रक्षात्मक प्रकृति के होते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि वो गोब्लिन्स के हर हमले को झेल रहा है, और चाहे वे कितने भी कमजोर क्यों न लगे, गोब्लिन्स अपनी छोटी रक्षात्मक संरचना को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये संरचना धीरज की मार झेलने के लिए बनाई गई थी। लेकिन जब उसका व्यक्तित्व उसके अधिक ठंडे संस्करण में बदल जाता है तो उसका हमला बचाव और अवशोषित करने से बदलकर लापरवाह चार्ज और बचाव के बिना हमला करने में बदल जाता है, जो डरावना लगता है। लेकिन तथ्य यह है, अब तक उनके बीच किसी की मृत्यु नहीं हुई है। यह दर्शाता है कि यह उतना लापरवाही भरा नहीं था जितना कि वे सोच रहे थे, क्योंकि जैक और विक्टोरिया के भी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण जादूगर उनके अधीन हो गए थे, लेकिन आइलास के मामले में ऐसा नहीं था। लापरवाह हमला उसके अग्रिम गठन का एक और उदाहरण है, लेकिन यह केवल हमला करने के बारे में नहीं था। वो अपने विश्वसनीय जादूगरों को कुछ गॉब्लिनों के संभावित पीछे हटने को रोकने के लिए भेजता है, उन पर हमला करते हुए और ऐसा व्यवहार करते हुए जैसे कि वे आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन वास्तव में वे बस एक उपयुक्त स्थान की तलाश में थे। वहां एक पिंसर संरचना है, हालांकि ठंडे संस्करण वाले एलिस ने इसे यही नाम दिया है, जबकि अन्य हंसमुख व्यक्तित्व वाले ने इसे एक फंसाने वाली संरचना कहा है। दोनों व्यक्तित्वों के बीच झगड़े के कारण यहां तक कि उसके अधीन टियर 3 जादूगर दस्ता भी कभी कभी भ्रमित हो जाता है। हालांकि उसने पहले भी उनसे ऐसी घटना के बारे में बात की थी, लेकिन इसे व्यक्तिगत रूप से देखना इसके बारे में बात करने से अलग था। लेकिन उन्होंने कभी भी उनके आदेश पर सवाल नहीं उठाया, यहां तक कि जब उन्होंने बीच रास्ते में
अपना व्यक्तित्व बदल दिया, तो उन्होंने बिना किसी सवाल के सैनिकों की तरह उसका पालन किया। और यही एकमात्र कारण है कि वे अभी भी अपना जीवन बचाए रखने में सक्षम हैं, क्योंकि भले ही एलिया की गतिविधियां बहुत कठोर थी, फिर भी वे गॉर्डन के टियर 3 जादूगरों के खिलाफ कोई लाभ प्राप्त किए बिना सभी गॉब्लिन को दूर रखने में सक्षम रहे हैं। होप गोब्लिन गुस्से में दहाड़ा। उसने पहले कभी इतना अपमानित महसूस नहीं किया था। गॉर्डन कबीले के खिलाफ उसकी सारी योजनाएं विफल हो गई। उसने इस बार अपनी निगाहें टियर 2 ब्लड डोम पर घुमाई और उसने गॉर्डन कबीले के समूह को युद्ध के मैदान में भागते देखा। इस बार गॉर्डन कबीले का नेता एक मोटा लड़का था जिसके हाथ में एक छड़ी थी। वो गालियां देता रहा और कहता रहा कि उसके दादा के पास एक राजा स्तर का गोलेम जानवर था और गोबलिनों को उसका पीछा करना बंद कर देना चाहिए, अन्यथा वे उसके दादा द्वारा मारे जा सकते हैं। जब ड्रेको ने यह प्रदर्शन देखा तो वो शर्म से अपना चेहरा ही थपथपा सका। ये ड्रेको कौन है? तीसरे एल्डर ने अपनी आवाज में सवाल किया, जिससे पता चलता था कि वो कितना क्रोधित था। ये जियांग गॉर्डन है, 5वें एल्डर का पोता। जब तीसरे एल्डर ने ड्रेको का जवाब सुना तो उसे समझ नहीं आया कि जियांग इतना मोटा क्यों लग रहा था। वो वास्तव में अपने दादा की तरह था। क्या आपको लगता है कि उसे यहां मार दिया जाएगा? हो सकता है कि ये उस बूढ़े मूर्ख को अगले रक्त चंद्रमा में हत्या की होड़ में ले जाए। मुझे यकीन है कि उसके पास बहुत सारे वंशज नहीं हैं। वो अपने पोते की मौत को हल्के में नहीं लेगा, तीसरे बुजुर्ग ने कहा, लेकिन ड्रेको ने केवल अपना सिर हिलाया और घबराहट से मुस्कुराया। यदि युद्ध के मैदान में सभी लोग मर भी जाएं, तो भी मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा कि जियांग भी मारा जाएगा। वो अपने दादा द्वारा बहुत ही बिगाड़ा हुआ है और मुझे यकीन है कि उसके पास बहुत सारे जीवन रक्षक कार्ड हैं। शायद उसे अभी तक खतरा महसूस नहीं हो रहा है और इसके अलावा वो कमजोर भी नहीं है। बस यही बात है, वो बच्चा जिसे मैं लड़ाई से डरता हूं, ड्रेको ने कहा और वे दोनों उसे फिर से देखने लगे। जियांग को अंततः 2 गोबलिन सैनिकों ने पार कर लिया और वह कोने में फंस गया। जब होप गोबलिन खुश था कि वे गॉर्डन कबीले के नेताओं में से एक से छुटकारा पाने वाले थे, उसने देखा कि कैसे मोटे ने एक झटके में अपने कर्मचारियों के साथ अपना सिर कुचल दिया, जबकि उसका चेहरा अभी भी भयभीत था। वो ये नहीं समझा सका कि इतना शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर क्यों बन रहा है। जियांग रुका नहीं और उसने गॉर्डन कबीले का नेतृत्व करते हुए टियर 2 युद्ध क्षेत्र में दौड़ना जारी रखा। केवल वह और उसका समूह ही पूरे टियर 2 युद्ध क्षेत्र को एक भ्रमित युद्ध भूमि में बदलने में सक्षम था और वह कभी भी संयोग से मिले गॉब्लिन के सिर पर अपने कर्मचारियों को मारने में संकोच नहीं करता था। उनके लिए यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक मोटा आदमी इतनी देर तक दौड़ता रहा और उसे पसीना भी नहीं आ रहा था। गॉर्डन कबीले के बाकी जादूगर पहले से ही हांफ रहे थे, लेकिन वह उन्हें तेज दौड़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहा, क्योंकि यह भी एक तरह का प्रशिक्षण था। यह मेरे पैरों को प्रशिक्षित करने का एक तरीका है। जियांग को उसके साथियों ने श्राप भी दिया था, लेकिन फिर भी वह अपने इरादे पर अड़ा रहा। यहां देखने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो टियर 1 युद्ध क्षेत्र की जांच करें, होबोब्लिन नेता ने कहा, और जैसे कि वे सभी जियांग का कायरतापूर्ण प्रदर्शन देखने से थक गए थे, सहमत थे। यहां तक कि टियर 2 गोबलिन भी खुद से सवाल कर रहे हैं कि क्या सचमुच वही कायरता के साथ पैदा हुए थे या उनके सामने ये मोटा आदमी था जिसने कभी उनसे सीधे भिड़ने की पहल तक नहीं की। वह केवल छिपकर हमला करता है और अपने समूह से भटके हुए भूतों को चुनता है, क्योंकि वो अन्य मानव कबीले के जादूगरों के समूह के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। अब भी गोबलिन इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या उन्हें उसका पीछा छोड़ देना चाहिए और अन्य मानव जादूगरों के कबीले पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो दबाव में नहीं थे। क्या? होबगोब्लिन उस समय चिल्लाया जब उसकी मानसिक ऊर्जा ने सबसे छोटे रक्त गुंबद की जांच की। वो केवल ये देख पा रहा था कि कैसे गोबलिनों का नरसंहार हो रहा था, और वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वे पहले से ही जमीन पर गिर रहे थे और कुचलकर मर रहे थे और बाकी बचे हुए लोग भी मारे गए थे। गॉर्डन कबीले के जादूगरों द्वारा नष्ट कर दिए जाने पर उसने अपने चेहरे पर भयंकर अभिव्यक्ति के साथ उनकी ओर देखा।
हालांकि टियर 1 के जादूगरों पर गर्व करने लायक कुछ भी नहीं था और उन्हें उच्च स्तर के गोबलिनों द्वारा तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। फिर भी ये नहीं बदला कि ये हर महान गोबलिन प्रारंभिक बिंदु था और उनमें से लगभग 3000 को इतनी आसानी से और इतनी जल्दी मार दिया गया जैसे कि केवल 800 जादूगरों द्वारा बिना किसी के बच निकलने के। हॉगगॉब्लिन को बहुत ठंड लग गई और पहली बार उसे टियर युद्ध क्षेत्र स्थापित करने और ब्लड डोम्स को बुलाने पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि ये अब टियर 1 गॉब्लिन के लिए जेल की तरह लग रहा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे वे गॉर्डन के जादूगरों के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं थे। टियर 1 युद्ध क्षेत्र में अभी अभी मारे गए सभी गॉब्लिनों का रक्त गुंबद द्वारा पूरी तरह से अवशोषित किया जा रहा था और रक्त गुंबद अब एक प्रकार के तीखे इरादों से भर गया था जो गॉर्डन कबीले के जादूगरों को फीडबैक भेज रहा था, जो गॉब्लिन की मौत के लिए जिम्मेदार थे। न केवल गॉर्डन परिवार बल्कि कुछ लेस्ट कबीले के सदस्य भी लाल आभा को अपनी ओर बढ़ते हुए देख सकते थे। हालांकि उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन ये फिर भी उनके शरीर में प्रवेश कर गई, लेकिन इससे उन्हें उतना नुकसान नहीं हुआ जितना उन्होंने सोचा था। ये रक्त गुंबद है। ये हमारे द्वारा मारे गए शत्रुओं के रक्त को परिष्कृत कर एक तीव्र हत्या का इरादा पैदा करता है और इसे हमारे पास वापस भेजता है। ये न केवल हमें लड़ाई के लिए पिंजरे में बंद करने के लिए एक क्षेत्र है, बल्कि ये मजबूत लड़ाकों को विकसित करने के लिए एक प्रकार का खेती का मैदान है। ओह, मैं यहां हॉगगॉब्लिन के इरादों को देख रहा हूं। वो चाहता था कि गॉब्लिन मनुष्यों को मार डाले। इस तरह वे न केवल हमारे रक्त का उपयोग बेहतर योद्धाओं को विकसित करने के लिए करेंगे, वे हमारे जीवन बल का उपयोग अपने द्वारों को मजबूत करने के लिए भी करेंगे। ये एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने जैसा है। लेकिन क्या वे योग्य हैं? क्या वे मुझसे और मेरी सेना से बच सकते हैं? एलेक्स ने एक आत्मसंतुष्ट नजर से कहा, जैसे लाल हत्या के इरादे का एक कोहरा उसके साथ आत्मसात हो गया हो। हालांकि उसने सीधे तौर पर किसी भी गोबलिन को नहीं मारा होगा, फिर भी ब्लड डोम ने उसे गिना। चूंकि उनकी मृत्यु के लिए उसे किसी तरह से मारे गए 3000 गोबलिनों में से एक हिस्सा दिया गया था, इसलिए उसे जो हत्या का इरादा भेजा गया था वह भी वास्तव में बहुत बड़ा था और ऐसा लगता है कि ये बाकी लोगों को भेजे गए इरादों से बिल्कुल अलग स्तर का था। जब लाल कोहरा उसके मैना पूल में प्रवेश कर गया तो उसे किसी चीज से बंद कर दिया गया, लेकिन एलेक्स को पता था कि यह सिर्फ सिस्टम था जो उसे दूर रखने में मदद कर रहा था ताकि वह टूट न जाए और टियर 2 युद्ध के मैदान में न भेज दिया जाए। एलेक्स ने उसकी ठुड्डी को छुआ और उम्मीद जताई कि उसकी दाढ़ी जल्दी बढ़ेगी। आर्थर अभी भी उलझन में उसकी ओर देख रहा था। मैं अभी भी नहीं समझ पाया कि आपका क्या मतलब है बॉस, आर्थर ने कहा। जब एग्नेस ने यह देखा तो उसने आर्थर की कम समझ पर अपना सिर हिलाया। यह सरल है, बड़े सिर। केवल मानव जादूगरों से लड़ने और उन्हें मारने से सामान्य रूप से गोबलिनों को उनकी युद्ध तकनीक या रक्त वासना विकसित करने में मदद नहीं मिलेगी। लेकिन यह रक्त गुंबद आपके द्वारा मारे गए किसी भी व्यक्ति के रक्त को परिष्कृत करने और उसे आपकी हत्या की मंशा विकसित करने में मदद करने के लिए प्रतिक्रिया भेजने में सक्षम है और आपकी युद्ध तकनीक में एक प्रकार की घातक क्यूई भी मदद करता है। क्या अब आप समझ गए? ये ऐसा है जैसे बहुत सारे जहरीले जानवरों को एक साथ रखा जाए और उन्हें एक दूसरे को तब तक मारने दिया जाए जब तक कि बचा हुआ आखिरी जानवर वास्तव में दूसरों के सार को खाने से विकसित न हो जाए और नया विष राजा न बन जाए। लेकिन इस मामले में वे सभी को मारने की योजना नहीं बना रहे हैं, बल्कि केवल मनुष्यों को मारने की योजना बना रहे हैं ताकि गोबलिन्स को मजबूत बनाया जा सके। लेकिन मजेदार बात यह है कि यह हमारे लिए एक फायदा और उनके लिए एक जेल बन गया है, एलेक्स ने कहा। और आर्थर ने अंततः एलेक्स के शब्दों के पीछे के सिद्धांत को समझते हुए अपना सिर हिलाया। तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आइए इन सब कमीनों को मार डालें और अपनी हत्या की मंशा को बढ़ा दें। मैंने आखिरी बार सुना था कि उस बूढ़े ने कहा था कि हत्या की मंशा ही एकमात्र तरीका है जिससे असली योद्धाओं की पहचान की जा सकती है। आर्थर ने कंधे उचका दिए और हमले के लिए तैयार हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब हम किसी से लड़ेंगे। साले भाग जा उस पहाड़ी की तरफ,
एलेक्स गुस्से से चिल्लाया क्योंकि उसका घोड़ा पहले से ही पहाड़ी की तरफ भाग रहा था। आर्थर, एग्नेस, एलेक, क्या तुम सिर्फ ये बात नहीं कर रहे थे कि तुम कैसे सभी गोबलिनों पर विजय प्राप्त करने और उनका नरसंहार करने वाले थे? अब तुम हमें टियर 2 ब्लड डोम के उस मोटे आदमी की तरह युद्ध के मैदान में क्यों दौड़ाने की कोशिश कर रहे हो? आर्थर ने अपने दिल में शाप दिया क्योंकि वह एलेक्स के पीछे चल रहा था। हालांकि उसके पास सवाल थे, लेकिन उसने पहले आदेशों का पालन किया। यही एक चीज थी जो एलेक्स ने उन्हें समझा था, जैसे कि वह सेना के सैनिकों को खड़ा कर रहा था। यहां तक कि ब्रैंडन और गॉर्डन कबीले के बाकी लोगों ने भी युद्ध के मैदान से निकलकर पहाड़ी की ओर जाने के लिए अपनी गति चुनी, जो रक्त गुंबद के किनारे पर स्थित थी। कुछ लोग तो पृथ्वी के तत्वों का उपयोग करके अपने मन पर नियंत्रण भी बढ़ा रहे थे ताकि उनकी चाल तेज हो सके। लेकिन चाहे वे कितनी भी तेज दौड़े, वे लास्ट कबीले के जादूगरों जितने तेज नहीं थे, जो वायु तत्वों में निपुण थे और उन्हें आगे बढ़ाते हुए गॉर्डन के जादूगरों को धूल चटाने पर मजबूर कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा अंतर बना दिया था। हम भाग क्यों रहे हैं? आर्थर ने पूछा। भड़वे अपने पीछे देखो, एलेक्स चिल्लाया, क्योंकि वह चाहता था कि उसके घोड़े के पास पहाड़ियों तक तेजी से पहुंचने के लिए अतिरिक्त पैर होते। इस तरह से उसे उनकी देखभाल करने में अधिक लाभ होता। आर्थर ने पीछे मुड़कर देखा तो लगभग 10,000 गोबलिन उनकी ओर दौड़ रहे थे, और इस बार किसी भी प्रकार की संरचना का कोई संकेत भी नहीं था। वे केवल अपनी विशाल संख्या के साथ गॉर्डन कबीले का पीछा कर रहे थे। जब एलेक्स को खतरे के संकेत सुनाई दिए तो उसने आगे देखा कि बड़ी संख्या में गॉबलिन उनकी ओर आ रहे हैं। वो ये कैसे अनुमान लगा सकता था कि ये भूत प्रेतों का समूह पागल हो जाएगा और केवल उसके कबीले का पीछा करने पर तुला रहेगा तथा अन्य मनुष्यों को मात्र 7,000 भूत प्रेतों के चंगुल में छोड़ देगा, जबकि उनके कबीले ने पहले ही उनमें से 3,000 का सफाया कर दिया था। अब उन्हें अभी भी लगभग 10,000 का सामना करना था। यह स्पष्ट था कि वे उन्हें धमका रहे थे। वो कोसता रहा और कोसता रहा, और अब उसे लग रहा था कि वो उस मोटे आदमी से अलग नहीं है जिसे उसने टियर 2 युद्ध के मैदान में भागते देखा था। उसने उसके जैसा ही करने के बारे में भी सोचा, लेकिन जल्दी इस विचार को खारिज कर दिया क्योंकि संख्या में अंतर बहुत बड़ा था। ये लगभग 10,000 टियर एक गॉबलिन बनाम 500 गॉर्डन कबीले टियर एक जादूगर और 500 लैंस्ड कबीले जादूगर थे। यो बॉस, जब मैंने आपका पीछा करने के लिए सहमति दी थी और यहां तक कि हमारे लाभ का कुछ हिस्सा आपको देने का भी निर्णय लिया था, तो भागना सौदे का हिस्सा नहीं था। ब्रायन आगे से चिल्लाया, क्योंकि जब उसने देखा कि इतने सारे गोबलिन उन पर हमला करने आ रहे हैं तो वो लगभग डर के मारे पागल हो गया था। एलेक्स ने कहा, मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। वास्तव में मैं नहीं चाहता था कि तुम हमारे साथ आओ, लेकिन तुम लगातार जिद कर रही थी। तुम्हें आभारी होना चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हें इस तरह के अनुभव से गुजरने में सक्षम हूं। यह तुम्हारी क्षमता को उत्तेजित करता है और तुम्हें तेजी से मजबूत बनाता है। संभावित मेरे पैर, बेशर्म गॉर्डन नेता शीला लांस ने शाप दिया कि वो वहां की स्थिति पर नाराज थी और एलेक्स के लिए चेहरा छोड़ने की परवाह नहीं कर सकती थी। वे जल्दी से पहाड़ी पर पहुंचे और उस पर चढ़ गए। अब हम क्या करेंगे? एग्नेस ने गंभीर चेहरे से पूछा, क्योंकि वो उन्हें इस तरह की स्थिति से इतनी आसानी से बचते हुए नहीं देख सकती थी। अब शिकार शुरू होता है। लैंस जादूगर पीछे, गॉर्डन जादूगर आगे। मुझे परवाह नहीं कि आप कितने थके हुए हैं, लेकिन इस समय मैं आप में से हर एक मैना को चूस लेने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आप सभी अपने गोलेम को बुलाए। गॉर्डन कबीले के जादूगर, केवल लगभग 100 लोग ही अपने गोलेम को बुलाने में सक्षम थे, और वे केवल साधारण पृथ्वी गोलेम थे, जिनमें से कुछ इतने बुद्धिमान थे कि अपने गोलेम से हथियार बना सकते थे। जब एलेक्स ने यह देखा तो उसने अपना चेहरा हथेली से दबा लिया। तुम सब अपनी प्रतिभाओं को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे करते हो? सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग हमारे कबीले के रास्तों पर हंसते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने उसे पूरी तरह त्याग दिया है। मैं अगले ब्लड मून युद्ध में तुम सबको कम से कम 2 गोलेम के साथ देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा।
क्या ये समझ में आया? एलेक्स ने पूछा। हाँ सरर, जादूगरों ने दहाड़ लगाई, लेकिन लेंस्ट कबीला लगभग एलेक्स को कोस रहा था कि वो उन क्रोधित गोबलिनों को हल करे जो अभी भी उन पर हमला कर रहे थे। आखिरकार पहाड़ी ने उन्हें एक रक्षात्मक लड़ाई लड़ने के लिए एक मंच दिया था। इससे उन्हें 100% आश्वासन नहीं मिला। अगर मुझे पता होता कि वे इतने पागल हो जाएंगे, तो शायद मैं ब्रैंडन को उन्हें इतनी जल्दी मारने की इजाजत न देता। कम से कम वे हमें कम आंकते और अब दोगुनी संख्या के बजाय लगभग 5000 भेजते। मेरी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। होप गोबलिन ही इसका कारण हो सकता है। एग्नेस केवल असहाय होकर देख सकती थी क्योंकि एलेक्स ने खुद से बात करना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो भूल गया था कि अभी भी 10,000 क्रोधित और तेज गॉबलिन उनके लिए आ रहे हैं। गॉर्डन और लैंस्ट कबीले पहाड़ी के ऊपर इकट्ठे हुए और उन्होंने अन्य मानव कबीलों को देखा जो अभी भी शेष 7,000 गॉबलिनों के साथ लड़ रहे थे। उनमें से किसी ने भी गॉर्डन कबीले की सहायता करने के बारे में नहीं सोचा था। उनकी पीठ उस भव्य रक्त गुंबद की ओर थी जिसने टियर एक युद्ध क्षेत्र को कवर किया था। इस समय एलेक्स एक स्वाभाविक नेता की तरह दिख रहा था। वो अपने हाथ में हड्डी का कटाना लिए सीधा खड़ा था। उसने दृश्य का जायजा लिया। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प और कर्तव्य की भावना से भरी थी। उसके साथ एक दुर्जय सेना थी। 500 गॉर्डन कबीले के जादूगर जो पृथ्वी के मूल मंत्रों में विशेषज्ञ थे और 500 लैंस्ट कबीले के जादूगर जो पवन के मूल मंत्रों में विशेषज्ञ थे। उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाया जो 10,000 गॉबलिनों की सेना के खिलाफ रक्षा के लिए तैयार था, जो उन पर अपने नुकीले दांत दिखा रहे थे। गॉबलिन 2 भागों में विभाजित हो गए और 5,000 उनकी ओर दौड़े, जबकि शेष 5,000 किसी भी सुदृढ़ीकरण को रोकने या अन्य 5,000 को गॉर्डन और लैंस्ट कबीले के मान को कम करने में मदद करने के लिए इंतजार कर रहे थे। एलेक्स ने अपने विश्वसनीय सहयोगियों ब्रैंडन, नाइट, आर्थर और एग्नेस की ओर रुख किया, जिनमें से प्रत्येक अद्वितीय क्षमताओं वाले कुशल जादूगर थे। उन्होंने उनकी क्षमताओं में अटूट विश्वास के साथ उनसे बात की। ब्रैंडन, नाइट, आर्थर, एग्नेस, हमने लंबे समय तक एक साथ काम किया है और आज मैं चाहता हूं कि हम इस भीड़ को पीछे हटाने के लिए एक साथ काम करें। हमेशा की तरह ब्रैंडन, तलवार और कृपाण के साथ आपका कौशल बेजोड़ है। आपने शायद अभी शुरुआत की है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि आप अपने रास्ते में बहुत दूर चले गए हैं। मैं आपको हमारे किनारों की रक्षा करने और उनके दिलों में डर पैदा करने के साथ छोड़ता हूं। ब्रैंडन गॉर्डन्स ने अपने दोहरे हथियारों को कसकर पकड़ते हुए सिर हिलाया, क्योंकि कृपाण से रक्त की चमक निकली, जबकि तलवार से सफेद रोशनी निकली। मैं उन्हें तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा, एलेक्स। मैं उनकी पंक्तियों को बवंडर की तरह चीर दूंगा। एलेक्स की नजर फिर नाइट गॉर्डन्स पर पड़ी, जो छाया तत्वों से छेड़छाड़ की कला में माहिर था। नाइट, अपनी छाया तकनीकों का इस्तेमाल करके उनके बीच से बिना देखे निकल जाओ। उन्हें भ्रमित करो, अहम लक्ष्यों को खत्म करो और अराजकता फैलाओ। तुम हम सबसे कमजोर हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा छाया तत्व तुम्हें हमारी स्थिति में सबसे बड़ा फायदा देता है। नाइट गॉर्डन्स ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान बिखेरी। बस हो गया, एलेक्स। शैडोज मेरा साथी है। मैं डार्क ब्लिस कबीले जितना कुशल तो नहीं हूं, लेकिन इतना बुरा भी नहीं हूं। एलेक्स का ध्यान आर्थर गॉर्डन्स की ओर गया, जो धातु तत्वों की शक्ति से भरी तलवार चला रहा था। आर्थर, हर वार का महत्व समझो। अपनी तलवार की धातु शक्ति से उनकी सुरक्षा को भेद दो और उनके दिलों में डर पैदा कर दो। आर्थर गॉर्डन्स ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसकी तलवार पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। मैं हर वार को जानलेवा बना दूंगा, एलेक्स। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें क्या लगा। आर्थर अंततः अपनी छिपी हुई चाल का खुलासा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस बिंदु पर छिपाने लायक कुछ भी नहीं है, और उसके पीछे का कांस्य गोलेम एक आयरन मैन सूट की तरह कई टुकड़ों में बिखर गया और उसके शरीर पर खुद को फिर से जोड़ लिया, जिससे वह ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने युद्ध कवच पहन रखा हो।
उसके खुले सिर के अलावा उसके मुंह पर भी एक प्रकार का कांस्य निंजा मुखौटा चढ़ा हुआ था। अब आप युद्ध के देवता के प्रतिनिधि की तरह लग रहे हैं। ब्रैंडन ने प्रवेश किया और उसने बदले में सिर हिलाया। अंततः एलेक्स ने एग्नेस की ओर रुख किया, जो एक प्रतिभाशाली जादूगरनी थी और पृथ्वी और जल तत्व मंत्रों में विशेषज्ञ थी। एग्नेस, पृथ्वी और जल पर आपकी महारत बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं आपको हमारे जादूगरों की रक्षा के लिए अवरोध उत्पन्न करने और हमारे शत्रुओं पर विनाशकारी मंत्रों की वर्षा करने की जिम्मेदारी सौंपता हूं। एग्नेस आगे बढ़ी, उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थी। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, एलेक्स। मैं प्रकृति के तत्वों को बुनकर हमारे सहयोगियों की रक्षा करूंगी और हमारे दुश्मनों को कुचल दूंगी। जैसे ही भूतों का झुंड हमला करने लगा, एलेक्स अपने योद्धाओं को युद्ध में ले गया। उसकी हड्डी का कटाना खूनी चांदनी में चमक रहा था और मौत के बवंडर की तरह भूतों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। यहां तक कि रक्त गुंबद भी गिरे हुए दुश्मनों के रक्त को तेजी से परिष्कृत कर रहा था, जैसे कि वह उनकी स्थिति से अवगत था। रक्त आभा युद्ध के मैदान पर फैल रही थी। एलेक्स पहाड़ी के ऊपर खड़ा था और अपनी रक्षा कर रहा था। उसकी आंखें दृढ़ थी, उसका हृदय दृढ़ था। उसके चारों ओर गॉर्डन कबीले के 500 पृथ्वी तत्ववादी जादूगर थे। उनके हाथ कच्ची शक्ति से चमक रहे थे, अपने सम्मान की रक्षा के लिए तैयार थे। लैंजर्ड कबीले के पवन जादूगर खड़े थे। उनके बाल हल्की हवा में नाच रहे थे। वे शांत और स्थिर थे। दोनों कुलों के बीच गठबंधन पहले कभी इतना मजबूत नहीं था। उनका संयुक्त उद्देश्य अपनी भूमि और लोगों की रक्षा करना था। एलेक्स ने ब्रैंडन गॉर्डन्स को साथ लेकर अपने अस्थि कटाना को पुनः म्यान से बाहर निकाला। वो हथियार एक प्राचीन ऊर्जा से गूंज रहा था। ब्रैंडन तलवार और कृपाण दोनों से लैस होकर पार्श्व की रक्षा करते हुए एलेक्स पर सतर्क नजर रखता था तथा किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करने के लिए तैयार रहता था। उनके बगल में नाइट गॉर्डन छाया में घुलमिल गए। अपने छाया तत्वों का उपयोग तेजी से और चुपचाप आगे बढ़ने के लिए करते थे। सटीक हमलों से गॉब्लिन को खत्म करते थे। उन्हें शायद ही कभी दोहरे हमले का उपयोग करना पड़ता था। एलेक्स द्वारा लंबे समय तक लंबी दूरी के परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाने के बाद छाया तत्व के उनके उपयोग में काफी सुधार हुआ है। अब इसका असर दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि ये छोटी दूरी का प्रसारण उसके लिए सांस खुलने या मन डिस्चार्ज के अधिभार में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं था। आगे चलकर आर्थर गॉर्डन्स ने अपनी धातुयुक्त तलवार को लहराया, जिसकी ऊर्जा गोलेम के साथ विलय के बाद बढ़ती हुई प्रतीत हुई। प्रत्येक वार सटीक और घातक था, जिससे तेज धातु क्यूई की लहरें निकल रही थी। उसके ब्लेड को देखकर भूत प्रेतों में भय व्याप्त हो गया। उनकी सुरक्षा उसके सामने ढह गई, मानो कोई भी चीज उसके धातु तत्व से मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी। उसने कुशलता से युद्ध किया। उसके प्रहार उनकी पंक्तियों को ऐसे चीर रहे थे जैसे मक्खन में गर्म चाकू सैकड़ों वार के परिणाम दिखा रहा हो। समूह की हृदय स्थली एग्नेस ने शुद्ध पृथ्वी और जल तत्वों के मंत्रों का जाप किया, जिससे जादुई मार्ग की भयावह शक्ति का प्रदर्शन हुआ। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए तथा एक विशाल पृथ्वी कील को बुलाया, जिससे कि उन पर आक्रमण करने वाले भूतों के समूह को मार गिराया जा सके। जैसे जैसे दुश्मन के हमले तेज होते गए, उसने एक जल अवरोध बनाया, जिससे उसके और गॉर्डन कुलों को नुकसान से बचाया जा सके। पीछे खड़े लैंस्ड कुल के जादूगर केवल अपनी पूरी शक्ति से हवा के ब्लेड और बवंडर भेजने के प्रभारी थे। अफरातफरी के बीच एलेक्स एक के बाद एक गॉब्लिनों की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया। उसकी हड्डी का कटाना उनके बीच से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता गया। उसकी चालें गतिशील और सटीक थी, और हर झटके में उसका दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। गॉब्लिन उसकी शक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर एक और हमला करने से पहले हिचकिचाए, क्योंकि गॉर्डन और लैंस्ड कबीले के संयुक्त प्रयासों से एक बार फिर उन्होंने 1000 से ज्यादा गॉब्लिन खो दिए थे। एलेक्स द्वारा प्रत्येक गॉब्लिन पर प्रहार करने के साथ ही उनका मनोबल कमजोर होता गया। जो उसके हमले से बच निकलने में कामयाब रहे,
उन्हें अपने हमले की निरर्थकता का एहसास हुआ। हालांकि उन्हें लगा कि वे उन सभी को मार सकते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर यह स्पष्ट था कि गॉर्डन कबीला आसानी से नहीं हारेगा और उनका कायरतापूर्ण व्यवहार शुरू हो गया। एलेक्स की वीरता की चर्चा गोबलिन समूह में फैल गई तथा इस महान योद्धा के भय ने, जिसने टियर एक गोबलिन के एक पूरे समूह को नष्ट कर दिया था, उनके मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। जैसे ही आकाश में रक्त चंद्रमा का प्रकाश उस पर पड़ा, उसके चारों ओर हत्या की मंशा पहले से ही उसके पीछे रक्त तलवारों में बदलनी शुरू हो गई। यहां तक कि एलेक्स को भी पता नहीं था कि वह इसे कैसे नियंत्रित कर रहा था, लेकिन हर बार परिष्कृत रक्त उसे भेजा गया था। उसने अपने ब्लेड कौशल का उपयोग करके प्रवाह को नियंत्रित करने की कोशिश की, जिससे उसकी हत्या करने की मंशा जागृत हुई और उसने रक्त तलवारें बनाई, और उसके पास पहले से ही लगभग 5 तलवारें थी और वो उनका उपयोग किसी भी गॉब्लिन को निशाना बनाने के लिए कर सकता था जो उसे लगता था कि उस पर आक्रमण करने वाला है। युद्ध का रुख बदलने लगा। गॉर्डन्स कबीला उद्देश्य में एकजुट होकर अटूट साहस के साथ लड़ा। प्रत्येक सदस्य पहाड़ी की चोटी पर एक दूसरे का समर्थन कर रहा था। केवल एलेक्स, ब्रैंडन, आर्थर और नाइट ही गोबलिन रैंक में शामिल हुए, क्योंकि वे काफी आश्वस्त थे, जबकि एग्नेस ने पहाड़ी की चोटी पर जादूगरों की रक्षा करके मुख्य नियंत्रण के रूप में काम किया। उन्होंने कुछ जादूगरों को खो दिया है, लेकिन बदले में मारे गए गॉब्लिनों की संख्या को देखते हुए उन्हें लगा कि ये इसके लायक था। उनमें से लगभग सभी के विचार उनके द्वारा संचित अत्यधिक रक्त की लालसा से नियंत्रित हो रहे थे। हतोत्साहित और हताश होकर गोबलिन्स ने शीघ्र ही पीछे हटना शुरू कर दिया। पहाड़ी और अपने असफल हमले को पीछे छोड़ते हुए उनके पास केवल 6700 गोबलिन बचे, क्योंकि उन्होंने मुख्य समूह के साथ फिर से संगठित होने और गॉर्डन कबीले को कैसे नष्ट किया जाए, इस पर रणनीति बनाने की योजना बनाई थी। अन्यथा पिछली बार की तरह उनका सफाया हो जाएगा। एलेक्स ने अपनी हड्डी से बने कटाना को म्यान में वापस रख दिया। उसकी छाती तेज सांसों और मेहनत से धड़क रही थी। वो अपने साथियों की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर कृतज्ञता भरी मुस्कान थी। हमने कर दिखाया, उसने गर्व और कृतज्ञता से भरी आवाज में कहा। ब्रैंडन गॉर्डन्स ने एलेक्स के कंधे पर थपथपाया। उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थी। तुम कमाल के थे, भाई, उसने कहा। उसकी आवाज में सच्ची श्रद्धा भरी हुई थी। मैंने आज तक किसी को तुम्हारे जैसा ब्लेड चलाते नहीं देखा। तुमने ब्लेड कब से चलाना शुरू किया? मुझे तो लगा था कि तुम भाला चलाने वाले ज्यादा हो। एलेक्स ने विनम्रता से हंसते हुए युद्ध के मैदान पर नजरें गड़ा दी। हम सभी ने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन मेरी तलवारबाजी अभी भी तुम्हारी तुलना में कमजोर है, उसने विनम्रता से उत्तर दिया। तुम सबने अद्भुत कौशल और बहादुरी से युद्ध लड़ा। तुम्हारी शक्ति और समर्थन के बिना हम विजयी नहीं हो पाते। नाइट गॉर्डन्स परछाई से बाहर निकले। उनकी हरकतें ढलते हुए धुंधलके में घुल मिल गई। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। उनके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। एलेक, आपने अटूट विश्वास के साथ हमारा नेतृत्व किया। मैं हमेशा से सोचता था कि आप एक बेशर्म इंसान हैं, जो सिर्फ पर्दे के पीछे से हुक्म चलाना पसंद करते हैं, लेकिन आज आपने मेरे विचार बदल दिए, उन्होंने धीरे से कहा। तुम्हें क्या पता इसे अच्छा कमांडर बनना कहते हैं? एलेक्स ने नाइट की तरफ मुंह बनाया। एग्नेस पानी की बाधा को दूर करके चेहरे पर शांत भाव लिए पास आई। एलेक, तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो शारीरिक शक्ति से परे है, उसने धीरे से कहा। एलेक्स का हृदय कृतज्ञता से भर गया। अपने आसपास के चेहरों को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि ये उनका भाईचारा और अटूट समर्थन ही था जिसने उसे वह नेता बनाया जो वह बन पाया था। वे सिर्फ एक कबीला नहीं थे, वे एक परिवार थे, जो एक साझा उद्देश्य और गहरी आत्मीयता से बंधा था। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और युद्ध का मैदान धीरे धीरे साफ हो रहा था। जादूगरों का समूह पहाड़ी से नीचे उतरा, फिर से संगठित होने और अपने जख्मों का इलाज करने के लिए तैयार। हालांकि उन्हें पता था कि आगे और भी लड़ाइयां लड़नी है,
लेकिन इस जीत की याद उनके लिए आशा की किरण और उनकी ताकत का प्रमाण बनेगी। जैसे जैसे वे साथ साथ चल रहे थे, एलेक्स अपने साथियों के प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस किए बिना नहीं रह सका। उन्होंने गॉब्लिन का सामना किया था, यहां तक कि ब्रायन लैंस्ट, जो पहाड़ी की चोटी पर लैंस्ट कबीले को यह बता रहा था कि कहां हमला करना है, यह देखकर हैरान था कि उन्होंने 10,000 गॉब्लिनों की सेना को इतनी आसानी से खदेड़ दिया था। जब वे जश्न मना रहे थे तो कोई चिंतित था। अरे, वो आदमी कौन है जो हमें जानकारी दे रहा है? वो तो पीट पीट कर अधमरा कर देने लायक है। ये सब गलत है। वो आदमी और उसका गिरोह बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। हम शायद उनसे जीत भी न पाएं। उसने अपने गोलेम का खुलासा किए बिना ही वो लड़ाई कैसे जीत ली। मुझे धैर्य रखना होगा। उसका मैना कम हो सकता है, लेकिन वह अभी भी अपनी रक्षा कर सकता है। एलेक्स गॉर्डन के पास अभी भी बहुत सारे ट्रम्प कार्ड हैं, जो उसने अभी तक नहीं खेले हैं। मुझे शायद इंतजार करना चाहिए, ब्री फ्रिडाल ने सोचा। आह, हंसी। ओह, कृपया मुझे समझाओ बेटा। तो तुम गोब्लिनों को हमारे वंशजों को मारने की अनुमति है, लेकिन हमारे वंशज तुम्हारे वंशजों को नहीं मार सकते। क्या मजाक है? अगर वे बहुत कमजोर हैं तो उन्हें अपनी दुनिया में ही रहने दो। तीसरे बुजुर्ग ने मजाक करते हुए हवा में एक सुनहरा सिंहासन बनाया और उस पर बैठ गया। टियर एक ब्लड डोम को देखते हुए वह उदासीनता से पेश आ रहा था। हालांकि वह एलेक्स और उसके भाई बहनों की महान विजय से खुश था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह यह दिखा सके कि आखिरकार वह सिर्फ टियर एक युद्ध क्षेत्र था। इससे वास्तव में गोब्लिन्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे अभी भी अधिक संख्या में बच्चों को जन्म दे सकते थे, लेकिन मनुष्य उस प्रकार का नुकसान नहीं उठा सकते थे, और इसीलिए हाइगर टियर शक्ति से छुटकारा पाना अधिक महत्वपूर्ण था, ताकि वे किसी भी खतरे को समाप्त करने में सक्षम हो सके। आक्रमण करो, हॉगगोब्लिन ने आदेश दिया और साइलेंट टियर 6 ब्लड डोम ऊर्जा से कांपने लगा, क्योंकि ये युद्ध के मैदान में बदलने वाला था। युद्ध का मैदान अराजक था, जहां टियर 6 हॉबगोब्लिन और उसके 20 गॉब्लिनों का समूह उड़ते हुए मानव जादूगरों की ओर बढ़ रहा था। जमीन से काफी ऊपर लटके हुए गॉर्डन कबीले के तीसरे बुजुर्ग अपनी उड़ती हुई सुनहरी कुर्सी पर आत्मविश्वास से बैठे थे। उनकी नजरें आने वाले खतरे पर टिकी हुई थी। जैसे ही हॉबगोब्लिन और गॉब्लिन करीब आए, तीसरे बुजुर्ग के गोल्डन गोलेम, जो कि नागिनाटा से लैस था, ने 2 गॉब्लिन के साथ भयंकर युद्ध किया। अपने हथियार के प्रत्येक झटके के साथ गोलेम ने अपार शक्ति और निपुणता का प्रदर्शन किया तथा गॉब्लिनों के निरंतर हमलों को विफल कर दिया। 20 गॉब्लिनों ने 9 मानव जादूगरों और एक गोल्डन गोलेम के साथ भयंकर संघर्ष किया। शहर के संरक्षक प्रतिनिधियों ने बचाव का नेतृत्व किया, क्योंकि वे हमेशा सबसे पहले हमला करने वाले होते थे। लड़ाई असमान लगती है, जिसमें गॉब्लिन्स का पलड़ा भारी होता है। मानव जादूगरों में सर मार्कस नामक एक कुशल तलवारबाज शहर के स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है, जो युद्ध के लिए भेजे गए 2 शहर रक्षकों में से एक है। वो अपने सामने खड़े भूत में एक दोष को नोटिस करता है और उसकी तलवारबाजी तेज हो जाती है, क्योंकि वह एक सटीक प्रहार के साथ उनमें से एक को खत्म करने में सक्षम होने से पहले उसके साथ चाले पार करता है। हालांकि उसकी जीत की कीमत चुकानी पड़ती है और वह दूसरे गोब्लिन हमले में अचानक फंस जाता है, जिससे उसके हाथ पर गंभीर चोट लग जाती है। अचानक पास से ऊर्जा का एक शक्तिशाली उछाल निकलता है। सिटी हॉल से दूसरा जादूगर गुस्से में दहाड़ता है, जिससे उसके चारों ओर की हवा भारी हो जाती है। उस आदमी को लॉर्ड एलिस्टेयर के नाम से जाना जाता है। क्रोध से अभिभूत होने के कारण उसका शरीर रूपांतरित होने लगा। झिलमिलाते लाल ड्रैगन शल्कों ने उसे घेर लिया, जिससे वह एक भयानक ड्रैगन मैन में बदल गया। यह दृश्य मानव जादूगरों और गोब्लिनों दोनों को आश्चर्यचकित करता है। ऐसी शक्ति केवल ड्रैगनमीर कबीले के सदस्यों के पास ही होती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लॉर्ड एलिस्टेयर का संबंध सिटी लॉर्ड से है, जो ड्रैगनमीर कबीले का सदस्य है। नई शक्ति और चपलता के साथ लॉर्ड एलिस्टेयर तुरंत कार्रवाई में जुट जाता है। वह तेजी से उन 2 भूतों को मार गिराता है जिनका वह सामना कर रहा था।
अपने दुर्जय ड्रैगन पंजों से उन्हें काटता और फाड़ता है, जो ज्वलंत शक्तियों से चमक रहे थे। तत्काल खतरे को समाप्त करने के बाद वह सर मार्कस की सहायता के लिए दौड़ता है, जो गोबलिन भाले से छाती में छेद होने के कारण घायल और कमजोर पड़ा है। लॉर्ड एलिस्टर की ड्रैकोनिक शक्तियां उन्हें सर मार्कस को ठीक करने की अनुमति देती है, क्योंकि वो अपनी ज्वाला आभा को सर मार्कस के शरीर में स्थानांतरित करते हैं। उनके शल्कयुक्त हाथों के स्पर्श से घाव भर जाते हैं। जैसे ही शहर के रक्षक पुनः संगठित होते हैं और अपना धैर्य पुनः प्राप्त करते हैं, जादूगर शक्ति और वफादारी के अविश्वसनीय प्रदर्शन पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सर एलिस्टर अपने खोए हुए मान की मात्रा के कारण अपने मानव रूप में वापस लौट आए और सर मार्कस के शरीर को ब्लड डोम के किनारे ले गए, क्योंकि वह सिटी हॉल को इतनी आसानी से टियर 6 मैच को खोने की अनुमति नहीं देने के लिए तैयार थे। इससे मानव जादूगरों पर दबाव बढ़ गया। जबकि शहर के संरक्षक अपने मुद्दों को हल करने में सक्षम थे, वही हर जादूगर की लड़ाई के लिए नहीं कहा जा सकता था। दो भूत योद्धाओं, ग्रिज और फिजल, और कोरल कबीले से सेराफिना नामक एक दुर्जय मानव जल तत्व जादूगर के बीच एक गहन लड़ाई के रूप में। ग्रिज एक नुकीली गदा से लैस और फिजल एक तेज दोहरे ब्लेड वाली कुल्हाड़ी चलाते हुए कुशलता से हवा में उड़ते हैं और सेराफिना के पानी के हमलों को चकमा देते हैं। उनकी टीमवर्क के बावजूद सेराफिना ने उन्हें अपने नियंत्रण में कर लिया है, उन्हें एक शक्तिशाली जादू में फंसा दिया है, जिससे प्रत्येक कदम संघर्षपूर्ण हो गया है। अपनी कलाई के एक झटके से फिजल हवा के जादू का एक बवंडर पैदा करती है, जो ग्रिस को सेराफिना की ओर धकेलती है। जब वह अपनी पूरी ताकत से उसे घुमाता है तो उसका नुकीला डंडा एक जीवंत ऊर्जा के साथ चमक उठता है। उसी समय फिजल अपनी वायु क्षमता और चपलता का उपयोग करके सेराफिना के पानी के हमलों को मात देता है और अपने दोहरे ब्लेड का उपयोग करके उसके मंत्रों को विफल और प्रतिसंतुलित करता है। प्रत्येक वार और बचाव के साथ वह जादूगर की पकड़ के खिलाफ बहादुरी से लड़ता है। जैसे ही ग्रिज का क्लब सेराफिना की पानी की ढाल से टकराता है, चिंगारियां फूटती हैं, जिससे दरारें दिखाई देती हैं। गॉबलिन का लगातार हमला ढाल को कमजोर कर देता है, जिससे फिजल को अपने हमलों को सेराफिना की ओर मोड़ने में मदद मिलती है। अपने नए तालमेल से प्रेरित होकर गॉबलिन योद्धा एक समन्वित हमला करते हैं, जो ग्रीस के शक्तिशाली प्रहारों और फिजल के तीव्र प्रहारों का संयोजन है। उनके हथियार कमजोर ढाल को चीरते हुए उसे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। सेराफिना क्षण भर के लिए स्तब्ध हो जाती है तथा ग्रिज और फिजल को बांधने वाले मंत्र पर अपनी पकड़ खो देती है। गोबलिन विजयी होते हुए भी सेराफिना से सावधान होकर शान से जमीन पर उतरते हैं। उद्देश्य और कृतज्ञता की नई भावना के साथ ग्रीज और फिजल एक दूसरे से आंखें मिलाते हैं, एक बार फिर सेराफिना का सामना करने के लिए तैयार। अब फिजल, चलो इसे खत्म करते हैं, ग्रिज ने ऑर्किश भाषा में कहा। फिजल ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। गोबलिन अपनी अदम्य भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं। सेराफिना पानी की एक और लहर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिज अपने क्लब को हवा में मारता है, जिससे हवा कांपने लगती है और जादूगर के मन की एकाग्रता में बाधा उत्पन्न होती है। इसके साथ ही फिजल कलाबाजी का एक चकाचौंध भरा प्रदर्शन करता है, सेराफिना के हमलों से बचता है और बदले में सटीक प्रहार करता है। गॉबलिन के ब्लेड पानी को चीरते हुए सेराफिना का नियंत्रण तोड़ देते हैं। अंत में एक अंतिम समन्वित हमले में ग्रीज और फिजल वार करते हैं। ग्रीज का डंडा सेराफिना की छाती पर लगता है, जबकि फिजल की कुल्हाड़ी उसके हाथ में जा लगती है। जादूगरनी पीछे की ओर लड़खड़ाती है, कमजोर और पराजित। उसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है और उसका शरीर स्वतंत्र रूप से नीचे गिरता है, जब तक कि वह रक्त गुंबद से नहीं टकरा जाता। मानव जादूगर मौन हो जाता है, जिसे केवल विजयी भूतों की भारी सांसें ही तोड़ती हैं। इस बीच ड्रेको, थर्ड एल्डर का भतीजा, एक चमकदार चांदी के ग्लेव को चलाते हुए दो शक्तिशाली टियर 6 गॉबलिन का सामना करता है। किसी को मृत देखने के बाद वह अधीर हो जाता है। अग्नि और पृथ्वी के जादू पर उसकी महारत ने उसे झुलसा देने वाले लावा मंत्रों को उत्पन्न करने की शक्ति दी,
जिससे वह एक के बाद एक भूतों को जल्दी से नष्ट कर देता था, क्योंकि वो पहले ही उन्हें घायल कर चुका था। जबकि ड्रेको ने कुशलतापूर्वक गॉब्लिनों से लड़ाई लड़ी, बाकी मानव जादूगर हमले के खिलाफ खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि 2 और स्वतंत्र गॉब्लिन लड़ाई में शामिल हो गए थे। इस विकट परिस्थिति के बावजूद थर्ड एल्डर अलग थलग रहा और अपने तैरते हुए स्वर्ण सिंहासन से युद्ध को देखता रहा। स्थिति को बदलने का अवसर भांपते हुए ड्रेको ने तेजी से अपने ऊपर हमला करने वाले शेष गॉब्लिनों को खत्म कर दिया। मौका देखकर वो तेजी से सुनहरे गोलेम के साथ सेना में शामिल होने के लिए आगे बढ़ा। साथ मिलकर वे एक अजेय शक्ति बन गए तथा उन भूतों पर भारी पड़ गए जो उनके स्थान पर अतिक्रमण कर रहे थे। अन्य जादूगरों की जानकारी के बिना तीसरे बुजुर्ग ने शांत भाव से उनके संघर्ष को देखा। अंततः जब गोब्लिन लड़खड़ाने लगे तो एल्डर धीरे धीरे अपने सिंहासन से नीचे उतरा और कुर्सी धीरे धीरे नीचे आ गई। उसके हाथ की एक लहर से पृथ्वी के तत्व हॉब गोब्लिन के नीचे प्रकट हुए और कांपने लगे, जिससे वो अपनी जगह पर बंध गया और आगे की कोई हलचल नहीं हो सकी। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? हॉबगोब्लिन दहाड़ा। चुप रहो और देखो छोटे लड़के, मुझे इसे निपटाने दो, तीसरे बुजुर्ग ने अपने कान पकड़ते हुए कहा। मुख्य खतरे को निष्क्रिय कर देने के बाद थ्रेड एल्डर का ध्यान अन्य मानव जादूगरों की ओर चला गया। पृथ्वी और धातु तत्वों पर अपने नियंत्रण का उपयोग करते हुए उन्होंने आने वाले हमलों को रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया। साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण की अपनी गहरी समझ को उजागर करते हुए गॉब्लिन रैंकों में अस्थिरता पैदा की। इससे अन्य जादूगरों को अपना पैर पुनः जमाने और जवाबी हमला करने का मौका मिला।